सो दूसरा टेस्ट अपना नीट 2026 के लिए जो बच्चे अपेयर हो रहे हैं वो लिया था हमने, और जो टॉपिक्स थे वो सोल्यूशन चैप्टर था केमिस्ट्री का, और साथ में आइसोमेरिज्म और आईयूपीएसी था। सो उसका मैं वीडियो सोल्यूशन बना दे रहा हूँ कि कौन से सवाल आपके थे और किस किस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ किसी को डाउट रहे और क्विकली हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सवाल आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पे था। गिवन आपके पास एक मॉलिक्यूल है। अब मॉलिक्यूल में बच्चा धोखा क्या था, जब मॉलिक्यूल देखता है बच्चा, तो मॉलिक्यूल में बच्चा ये सोचता है कि इथाइल कहीं साइड पे तो नहीं रखूँ मैं। तो आप ध्यान रखिएगा, आपको जब भी ऐसे कंपाउंड्स में नोमेनक्लेचर लिखना है, अब आप देखेंगे फंक्शनल ग्रुप तो साथ में कोई है नहीं, ऐसा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो कोई प्रेजेंट है नहीं, तो आपको हमेशा कार्बन चेन पे ध्यान देना और कार्बन चेन को लॉन्गेस्ट ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ना ही मल्टीपल बॉन्ड्स हैं ना ही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। तो आप हमेशा ट्राई कीजिए कि लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने की कोशिश कीजिए। फिर हम क्या करेंगे, इस इथाइल को इथाइल की फॉर्म में ना रख के इस फॉर्म में लिख लूंगा मैं। सिमिलरली अगले वाला जो इथाइल है इस फॉर्म में लिख लूंगा। फिर आप देखेंगे कि लॉन्गेस्ट चेन मेरे को देखने को मिल जाएगा। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, यहाँ से दो ऑप्शन है मेरे पास। सर अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा तो थर्ड पे फ्लोरो मिलेगा, और अगर मैं यहां से स्टार्ट करूंगा तो थर्ड पे क्लोरो मिलेगा। अब क्योंकि दोनों तरफ से चलने पे लोकेशन नंबर बराबर होगा, तो फिर हम प्रेफरेंस देंगे अल्फाबेटिक रूल को। सो कुल मिला के इसका जो ओवरऑल आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में डोमिनेंस देखने को मिल रहा है वो अल्फाबेटिक रूल से मिल रहा है। सो अल्फाबेटिक रूल यहां पे डोमिनेट कर रहा है और ये डिसाइड कर रहा है नोमेनक्लेचर को। सो हमने यहां से नाम स्टार्ट किया क्लोरो की तरफ से। सो ये नंबरिंग कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपको पता है 3 पे क्लोरो मिलेगा, 5 पे फ्लोरो मिलेगा, और 3 और 5 पे डाइमिथाइल मिलेगा और हेप्टेन आ जाएगा। सो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 3 होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है नंबर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन प्रेजेंट इन आइसोऑक्टेन। अब इसमें मिस्टेक क्या होगी बच्चे से, ये बात समझिएगा। बच्चे से मिस्टेक ये होगी, जब आइसोऑक्टेन बच्चा समझता है तो आइसोऑक्टेन से बच्चे को लगता है कि कहीं ये 2 मिथाइल हेप्टेन तो नहीं है। मान लीजिए आइसो से समझ में आ रहा है कि सेकंड लास्ट पे एक मिथाइल ग्रुप होगा, नहीं। आइसो ऑक्टेन का जो करेक्ट स्ट्रक्चर होगा वो होगा 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। सो दिस इज 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन। ठीक है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, बच्चे को पता होना चाहिए। फिर आपने स्ट्रक्चर बना लिया, बताइए जैसे आपने स्ट्रक्चर बनाया उसके बाद आपको 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री हाइड्रोजन गिनने थे। अब इस सब में आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन तो इजिली गिन सकते हैं। आपको पता है ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 3 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है, ये फिर से टर्मिनल वाला 1 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री। ठीक है, तो अगर मैं 2 डिग्री देख के चला लूँ तो काम हो जाएगा। बताओ 2 डिग्री कार्बन एक ही है और 2 डिग्री पे सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन होते हैं, तो 2 डिग्री वाले सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन मिलते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, स्ट्रक्चर पता होता तो आप इजिली इसको फाइंड आउट कर सकते थे। द नेक्स्ट इज टोटल नंबर ऑफ 2 डिग्री अमीन्स। अच्छा 2 डिग्री अमीन्स आपको पहचानने हैं। 2 डिग्री अमीन्स की पहचान क्या होगी, एन और एच, लेकिन मजे वाली बात यह कि साथ में आर होना चाहिए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, एन एच है लेकिन साथ में 2 आर होने चाहिए। अच्छा 2 आर आपके होने चाहिए, चाहे वो एलिफैटिक हो, एरोमेटिक हो, साइक्लिक हो, एसाइक्लिक हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट साथ में आर होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब यहां से कंफ्यूजन कहां पे बैठेगी, जब बच्चा 2 डिग्री अमीन ढूंढने बैठेगा, ये तो 3 डिग्री है, इसको तो कट कर दिया, ये 2 डिग्री है नो डाउट, दोनों तरफ से एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, 2 डिग्री नो डाउट, दोनों तरफ से एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। बस बच्चा यहां पे जब एनएच देखेगा तो उसको लगेगा 2 डिग्री है, हालांकि नहीं, यहां पे तो सी डबल बॉन्ड वो भी साथ में है, तो ये एमाइड है, ये साइक्लिक एमाइड है, ये आपका अमीन ग्रुप नहीं। और ऊपर सवाल में अमीन पूछ रखा है, ये तो साइक्लिक एमाइड ग्रुप है, तो ये वाला तो कट कर देंगे हम। ठीक है, सो सिर्फ कितने मिलेंगे आपको, 2। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये सवाल दिखने में इजी लग रहे हैं बट फाइंड आउट करने में बच्चे को कहीं ना कहीं मिस्टेक कर सकता है, सिली मिस्टेक कर सकता है। अच्छा नेक्स्ट में बोल रखा है कि टोटल नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे, तो उसके लिए हमें 3 डिग्री कार्बन पहचानने, और 3 डिग्री कार्बन की पहचान ये होगी कि वो कार्बन जो फर्दर डायरेक्टली 3 कार्बन के साथ जुड़ा होगा। तो एक ये 3 डिग्री वाला मिल रहा है आपको, एक ये 3 डिग्री वाला मिल रहा है, एक ये 3 डिग्री वाला और एक ये 3 डिग्री वाला, और हर 3 डिग्री वाले कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, ये अंडरस्टूड है। तो 3 डिग्री वाले 3 कार्बन 4 कार्बन मिल रहे हैं, तो ऑब्वियस से 4 हाइड्रोजन होंगे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन ए। ओके नेक्स्ट है नंबर ऑफ 2 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप। अच्छा 2 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप्स आपको पहचानने, तो आपको ध्यान में होगा CHOH। 2 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप की पहचान है कि CHOH ग्रुप होगा, जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है उस पर एक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये देख लीजिएगा, दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल, इट्स वेरी इजी। ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा। दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल, कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। दिस इज आल्सो 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ रखा है। 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, मैंने इनको सर्कल भी कर रखा है, तो 4 2 डिग्री अल्कोहल आपको देखने को मिलेंगे। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट इज विच कंपाउंड हैज सेम नंबर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री कार्बन एटम्स। तो सब में फाइंड आउट कर लीजिए। 1 डिग्री पहचानना आएगा आपको, 2 डिग्री भी आता है, 3 डिग्री भी आता है। आप देखेंगे ये डी वाला जो है हाईली सिमेट्रिक सा दिख रहा है, इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री इक्वल होंगे। देखिए ये 1 डिग्री कार्बन, दिस इज आल्सो 1 डिग्री एंड दिस इज आल्सो 1 डिग्री। ठीक है, दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री एंड दिस इज 2 डिग्री, और ये वाला जो आपका 3 डिग्री देखने को मिल रहा है, दिस इज आल्सो 3 डिग्री एंड दिस इज आल्सो 3 डिग्री। तो 3 आपको मिल रहे हैं, 1 डिग्री भी 3, 2 डिग्री भी 3 और 3 डिग्री भी 3। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34, आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बताना है। यू हैव टू रिमेंबर द रूलिंग्स ऑफ राइटिंग डाउन आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, अदरवाइज सवाल गलत हो जाएगा और ऑप्शन सब एक एक लगते हैं।
एक जैसे लगते हैं। जब बच्चा खुद सॉल्व करने बैठेगा उसको लगेगा ऑप्शन सारे एक ही जैसे हैं। आपको क्या करना है, सवाल देखा, सवाल में आप देखिए सबसे पहले प्रायोरिटी पीएफजी को दिया जाता है, नहीं प्रेजेंट है तो कोई बात नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड्स पे नजर मारिए, बिल्कुल मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड तो प्रेजेंट है। उसके बाद कहीं जाके साइड ग्रुप देखिएगा, साइड ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे लास्ट पे होती है, और फिर साइड ग्रुप देखना है, फिर लोकेंट रूल देखना पड़ता है, और फिर अल्फाबेटिक रूल लगता है। तो ये प्रायोरिटी में याद रखना, इसको प्रायोरिटी के हिसाब से ही ध्यान में रखना कि सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप देखना पड़ेगा, फिर मल्टीपल बॉन्ड, मान लीजिए डबल बॉन्ड देख लीजिए, ट्रिपल बॉन्ड पे नजर मार लीजिए, फिर कहीं लोकेंट नंबर देख लीजिए, फिर लोकेंट नंबर पे नजर मार लो, फिर अल्फाबेटिक रूल पे आ जाओ, अल्फाबेटिक रूल पे लगा लो। तो बच्चे क्या करते हैं, जब नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं तो पहले ही लोकेंट रूल लगाना स्टार्ट कर लेते हैं। हालांकि लोकेंट रूल का प्रेफरेंस बहुत बाद में है, तो आपको डबल बॉन्ड से नंबरिंग करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर दिया, नंबर बॉन्ड डबल बॉन्ड से कर दिया। अच्छा, यहां से भी तो स्टार्ट कर सकता था सर, अगर मैं यहां से स्टार्ट करता, फिर आप क्या करते, देखिए 1 2 3 4, ठीक है, तो इस तरीके से देख लेते। अच्छा, अब देखिएगा ध्यान से, जो मैंने नंबर का रखा, अब इसमें ये वाला जो ऑप्शन है, बच्चा ध्यान से सोचेगा तो बच्चा ऐसा ही क्यों स्टिक करना चाहेगा, बट ये गलत है। अब गलत कैसे है, ध्यान से इस बात को देखिएगा। अब मैंने क्या किया, अगर मैं यहां से नंबर करता तो डबल बॉन्ड तो मैं नंबर में पहले पे लेके आया, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट सर उसके बाद जब मैंने नंबर 2 इसको दिया और नंबर 3 इसको दिया, तो लोकेशन नंबर आ गया 2 और 3, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्या करता, अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं, डबल बॉन्ड को फिर भी नंबर मिलेगा, मैं यहां से स्टार्ट करूं 1, दिस इज 2, देन दिस इज 6 आएगा ऐसा। अब डबल बॉन्ड 1 पे आया, लेकिन पहला ग्रुप भी तो 1 पे आया ना। अब लोकेंट नंबर आ गया 1 और 6, और 1 6 लोवेस्ट लोकेंट है एज कंपेयर टू 2 3, सो 1 6 विल बी प्रेफर्ड, सो दिस नंबर विल बी प्रेफर्ड, ठीक है ना, इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सो यहां से यहां की तरफ जाएंगे, सो 1 6 पे डाइमिथाइल मिलेगा, और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा साइक्लोहेक्स-1-इन, सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अच्छा, नेक्स्ट 35 देख लीजिए, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिखना है। अच्छा, फिर से डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, ऑब्वियस है साइक्लिक ही पैरेंट चेन की तरह ट्रीट होगा। अब डबल बॉन्ड से डबल बॉन्ड की तरफ प्रेफर करेंगे जाना, डबल बॉन्ड से साइड ग्रुप की तरफ जाना प्रेफर नहीं करेंगे, पहले डबल बॉन्ड से डबल बॉन्ड की तरफ जाना प्रेफर करेंगे। तो मैं क्या कर सकता हूं यहां से, अब बच्चा क्या करेंगे, बच्चे ऐसा भी सोच सकते हैं, मान लीजिए मैं इसी मॉलिक्यूल को ऐसे बना लूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी ऑप्शन दिए जाते हैं वो बहुत जंबलिंग से होते हैं और बच्चे को लगता है कि सब सही ऑप्शन हैं। अब यहां से अगर आप स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 5 ऐसा कर लिया, फिर बच्चा ये सोचेगा कि 3 पे मेरा साइड ग्रुप आ गया और डबल बॉन्ड इंक्लूड हो गया, लेकिन जो नेक्स्ट डबल बॉन्ड आपका आ रहा है वो तो 4 पे आपने इंक्लूड कर दिया। तो आप क्या करेंगे, पहले डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस में लाएंगे, तो हम डबल बॉन्ड से डबल बॉन्ड की तरफ चलना प्रेफर करेंगे, तो इसलिए हम यहां से चलना प्रेफर किए। ये वाला नंबरिंग गलत होगा और इस तरीके से सही होगा, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 3 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, यहां पे 4 पे आ रहा था, यहां पे 3 पे आ गया, और जो इथाइल ग्रुप है ये 5 पे आ जाएगा। सो दिस इज 5 इथ इनाइल, दिस इज नॉट इथाइल, ठीक है ना, दिस इज इथिनाइल, क्योंकि इथ भी है, इन भी है और आइल भी आएगा, तो इथिनाइल आ जाएगा। ये तो बात आई एम श्योर आप सबको पता है पहले से ही। देन साइक्लोपेंटा 1,3 डाइइन, राइट। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है, अब बताइए नेक्स्ट, जब सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होंगे तो सिर्फ आपको लोवेस्ट लोकेंट रूल लगाना है, और अगर कभी लोवेस्ट लोकेंट रूल फेल हो जाए तो अल्फाबेटिकली चलेंगे। इन कंपाउंड्स में जहां सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो, अल्फाबेटिक और लोकेंट रूल डिसाइड करता है नेमिंग को। तो मैंने क्या कर दिया, लोकेंट रूल देख लिया, दिस इज 1 2 3 4, 1 2 और 4 पे ग्रुप मिल रहा है, ऊपर से आ जाता तो कहाँ पे मिलता, 1 पे 3 पे और 4 पे, गलत हो जाता, हाईएस्ट लोकेंट नंबर आता, हालांकि हमें लोवेस्ट लोकेंट नंबर चाहिए, ठीक है। सो फिर उसके बाद 4 पे क्लोरो मिलेगा, 1 पे इथाइल मिलेगा, 2 पे मिथाइल मिलेगा, सो 4 पे क्लोरो, 1 इथाइल 2 मिथाइल एंड देन साइक्लोहेक्सेन, सो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ठीक है। अच्छा, 37 वाला दे रखा है, अब 37 वाले में हमने क्या कर रखा है, पेरेंट चेन सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। अब हम हमेशा ये करना चाहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे भी मिस्टेक हो सकती है बच्चे से, कि बच्चा क्या सोचेगा, डबल बॉन्ड की तरफ से जाना चाहेगा, ठीक है। हमेशा जब कभी भी ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का टाई हो जाए, अगर तो सेम नंबर पे प्रेजेंट हो, तो फिर किसको प्रेफरेंस मिलेगा, अगर सेम लोकेशन नंबर हो, सेम लोकेंट नंबर, तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलता है ट्रिपल बॉन्ड पे, ठीक है। लेकिन अगर लोकेंट नंबर ही सेम ना हो तो फिर जो पहले होगा उसका प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। तो अब आप देखेंगे यहां से मैं स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूं, डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन पे, यहां से भी नहीं, डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन पे, यहां से ट्रिपल बॉन्ड दूसरे कार्बन पे है, और यहां से भी ट्रिपल बॉन्ड दूसरे कार्बन पे है। तो या तो मैं यहां से आना चाहूंगा या तो मैं यहां आना चाहूंगा, दोनों तरफ से सिमेट्रिकल है, कहीं से भी आ जाइए। फिर मैंने क्या किया, ट्रिपल बॉन्ड एक का आगे आपका सेकंड कार्बन पे, उसके बाद जैसे मैं चेन में चला गया आगे, यहां तक तो मैंने चेन कंटिन्यू किया। अब उसके बाद में ट्रिपल बॉन्ड भी और डबल बॉन्ड भी है और सेम सेम कार्बन भी है, तो फिर आपको पता है कि जब टाई हो रहा है तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दीजिए ट्रिपल बॉन्ड पे। तो फिर मैं डबल की तरफ आ गया, ट्रिपल की तरफ नहीं गया। इसका मतलब जो पेरेंट चेन आपका था, उस पेरेंट चेन में एक ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है और 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहां से मिस्टेक ये मत करना, बच्चा क्या कर लेगा, बच्चा यहां से सोचेगा कि डबल बॉन्ड लेके आता हूं, फिर डबल बॉन्ड लेके आता हूं, फिर डबल बॉन्ड लेके आता हूं, कि 3 डबल बॉन्ड चेन में लेके आता हूं, क्योंकि उसको ये पता होता है कि डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड पे प्रेफरेंस मिलता है। बट वो तब होता है जब दोनों का टाई हो जाए। यहां तो आपने नंबर ही गलत किया, जो यहां से सिलेक्ट कर रहा है वो तो नंबर ही गलत हो गया, तो आपको यहीं से सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहां से ट्रिपल बॉन्ड सेकंड पे मिलेगा
अच्छा अच्छा, इसमें डबल बॉन्ड भी सेकंड पे है, एक सेकंड, डबल बॉन्ड भी सेकंड नंबर पे है। ओके 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 ओके, आई गॉट इट, ठीक है ना। नहीं नहीं, फिर ये गलत हो जाएगा, मुझे लग रहा है कि डबल बॉन्ड शायद दूर नंबर पे है, नहीं फिर ठीक है। तो डबल बॉन्ड भी तो सेकंड नंबर पे है। अच्छा, मैं सोच रहा डबल बॉन्ड दूरी पे है, ठीक है, फिर सही है, फिर सही है। डबल बॉन्ड भी सेकंड नंबर पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। फिर मैं सिंपली डबल बॉन्ड वालों को प्रेफर करूंगा। हाँ फिर सही है। मैं इस हिसाब से सोच रहा था कि डबल बॉन्ड शायद दूरी पे है, नहीं, डबल बॉन्ड भी सेम नंबर पे है जिस नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड चल रहा था। हाँ, तो फिर आपका जो पेरेंट चेन होगा उसमें 3 डबल बॉन्ड देखने को मिल जाएंगे, फिर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है ना। तो इसको प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा कि मैं सोच रहा था कि डबल बॉन्ड दूरी पे है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है कि इसका करेक्ट आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिखना है, तो बहुत आसान सा है, 1 2 3 एंड 4 एंड 5 डबल बॉन्ड की तरफ से स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज पेंट, 1 पे इन आ जाएगा और 4 पे आइन आ जाएगा, ठीक है ना। ये ई ओमिट हो जाता है वैसे तो, बट क्योंकि ऑप्शन इसी हिसाब से, तो अब देख लीजिएगा, अदरवाइज पेंट 1 इन 4 आइन। अच्छा, नेक्स्ट आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिखना है इस कंपाउंड का। अब जब कभी भी ऐसा कंपाउंड आपको देखने को मिले तो बच्चा ये सोचता है कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँगा। आप स्टार्ट इस तरीके से कीजिए कि सिर्फ कार्बन चेन, जब आपको सिर्फ कार्बन ही प्रेजेंट हो चेन में, ओनली कार्बन्स, सिर्फ कार्बन हो और साइड ग्रुप भी सिर्फ कार्बन के हों, तो फिर आप इस तरीके से चेन को सिलेक्ट कर लो कि चेन को सिलेक्ट करने पे मैक्सिमम साइड ग्रुप्स मिले, मैक्स साइड ग्रुप्स। ये सब के सब आईयूपीएसी के रूलिंग्स हैं, आई एम श्योर ये सब आपने पढ़ रखे हैं, ठीक है ना। तो मैक्सिमम साइड ग्रुप्स, जहां मैक्सिमम साइड ग्रुप्स मिल रहे हैं वही वाला आपका प्रेफर्ड होगा। तो मैंने यहां से स्टार्ट किया, देखिएगा 1 2 3 4 इस तरीके से, और मैक्सिमम कार्बन भी मिल रहे हैं, 8 कार्बन इसमें मेरे को देखने को मिलेंगे, और साइड ग्रुप एक कार 2 आ गया यहाँ पे, 3 यहाँ पे आ गया, 4 यहाँ पे आ गया, 5 यहाँ पे आ गया, 5 साइड ग्रुप देखने को मिल रहे हैं। तो दिस विल बी द प्रेफर्ड पीसीसी। और उसके बाद 6 पे आपका इथाइल मिलेगा, और उसके बाद 2 पे 3 पे और 7 पे इथाइल मिलेगा। सो 2 2 3 7 टेट्रा मिथाइल ऑक्टेन, ठीक है ना, ये मिथाइल मिलेंगे। सो ऑक्टेन ये नाम आ जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अच्छा, नेक्स्ट है कि ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज मेंशन कर रखे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दे रखे हैं, इनका इनमें से कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज करेक्ट ऑप्शंस में दे रखी हैं, ठीक है जी। पहला दे रखा डाइपोल मोमेंट। अब ये बात आपको ऑलरेडी पता है कि जो ट्रांस आइसोमर होगा, ट्रांस आइसोमर्स में 2 प्रॉपर्टीज बहुत भारी होती हैं सिस से। एक तो स्टेबिलिटी, एक तो ट्रांस की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, और दूसरा मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगा। बाकी सिस की हमेशा ज़्यादा होती हैं ट्रांस पे, ठीक है। तो हम देख लेते हैं 1 बाय 1 जो ऑप्शन में आएगा। डाइपोल मोमेंट, अच्छा डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज याद रखिएगा ट्रांस वाले की, बाकी सब सिस की ज़्यादा होती हैं। सो डाइपोल मोमेंट सिस का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ट्रांस, ठीक है। सो दूसरे का 1 से पहला, ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट सिस का ज़्यादा होगा ट्रांस से, सो दूसरा मतलब सिस का पहले वाले से ज़्यादा होगा, ये भी सही है। मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज़्यादा होगा सिस से, सो पहले का दूसरे से ज़्यादा होगा क्योंकि पहला वाला ट्रांस दे रखा है, ठीक है। और स्टेबिलिटी भी सेम, सो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन 2, ठीक है ना। आसान सा सवाल है ये, तो बच्चा ऐसे ही पढ़ लेता है। अच्छा 66, इसमें से कौन सा कंपाउंड है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करता? ज्योमेट्रिकल आइसोमर वो कंपाउंड शो नहीं करेगा, ये बहुत बेसिक सी कंडीशन है, जहां कार्बन के साथ लगे हुए 2 सेम ग्रुप होंगे, क्योंकि आपको अरेंजमेंट बदलना है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट बदलना जरूरी है। तो कार्बन के साथ में 2 सेम ग्रुप होंगे तो फिर हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। सो ये ऑप्शन 4 हो जाएगा, क्योंकि इस कार्बन के साथ में दोनों के दोनों फिनाइल रिंग लगे हुए हैं और 2 फिनाइल रिंग सेम लगे हुए हैं, तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि जीआई होगा या नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 बताता है कि इनमें से किन वाले पेयर्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। अच्छा, जो गिवन सिस्टम है, अब कुछ जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उनके लिए तो बहुत आसान है ये बात, वो पहचान पाएंगे कि कौन सा सिस्टम दे रखा है। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है उनके लिए थोड़ा सा जम्बलिंग लगता है। सो दिस इज बेसिकली एलीन सिस्टम, दिस इज एलीन सिस्टम, इनको एलीन्स पढ़ते हैं, ठीक है। अब बहुत आसान सी बात आप ये कर लीजिए कि इससे डरने वाली बात नहीं है। आप इन सारे डबल बॉन्ड जो दिख रहे हैं ना, इनको एक बड़ा डबल बॉन्ड मान के चल लीजिए बस। देखो मैं पहले वाले को रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये CH3। अब इस सारे को आप एक बड़ा सा डबल बॉन्ड कंसिडर विजुअलाइज करके चलिए, ये CH3 और ये H, ठीक है। बस इतना मान के चल लीजिए, काम हो जाएगा। बाकी आपको इनके साथ में कोई इतना डिटेल में मामला आपको नहीं करना है इनके साथ। इतना मान लीजिए कि जितने भी बॉन्ड दे रखे हैं डबल बॉन्ड कंटिन्यूटी में, इनको आप ऐसा मान लीजिए कि एक बड़ा सा डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब फिर देखिए क्या सिस ट्रांस में एग्जिस्ट कर सकते हैं? सर बिल्कुल करेंगे, दोनों सेम साइड पे हैं, सिस सेम ग्रुप सेम साइड पे सिस, और वही सेम ग्रुप अपोजिट साइड पे तो ट्रांस, तो बिल्कुल इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखने को मिल जाएगा। अच्छा, दूसरे वाले में डबल बॉन्ड घटा रखे हैं बट है तो एलीन सिस्टम, फिर से एक डबल बॉन्ड लंबा वाला कंसिडर करके चलिए, बड़ा वाला कंसिडर करके चलिए, इनमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देखने को मिलेंगे। सो दोनों में देखने को मिलेंगे, सो ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है। ये बढ़िया सवाल है क्योंकि इस बार नीट 2025 में भी सवाल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स थे और साइक्लिक सिस्टम दे रखा था। आपको पता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना जरूरी है, और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन
कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन में देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा यही रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन आपको रिंग में भी देखने को मिलता है, और रिंग वालों में अगर सब्स्टिट्यूशन हो और सब्स्टिट्यूशन होने के बाद सिस और ट्रांसफॉर्म देखे जा सकते हैं। सिमिलरली आपको पूछ रखा है कि किस वाले में ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। सर कंडीशन फिर से सेम है, आप देखोगे ये कार्बन पे 2 सेम ग्रुप लगे हुए हैं, तो इनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की पॉसिबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। 2 रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगी, बट क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं होगा, तो नंबर 4 वाले में पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। बाकी वालों में होगी, क्योंकि बाकी वालों में अबो द प्लेन रख लीजिए, बिलो द प्लेन रख लीजिए, खुद कंसिडर कर लीजिए, तो सिस ट्रांसफॉर्म आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, नेक्स्ट वाले में बोल रखा है कि इनमें से कौन सा है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। अच्छा, पहले वाले में तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, बिल्कुल सही बात है, देख लीजिए सेम एग्जांपल जो इस बार भी नीट में आपको देखने को मिल रहे थे, बिल्कुल सेम थे, बस मिथाइल ग्रुप थे, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो सकता है। दोनों सेम ऑपोजिट साइड पे हैं, तो आपको ट्रांसफॉर्म देखने को मिल रहा है। आप दोनों को सेम साइड रख लो, चाहे अबो द प्लेन रख लो, बिलो द प्लेन रख लो, सिस आइसोमर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो सिस्टम दे रखा आपके पास, इनमें भी आपको पता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर जब भी बच्चा पढ़ता है, इतनी सी बात ऑलरेडी बच्चे को पता होगी, आई एम श्योर ये बच्चा ऑलरेडी पढ़ रखा होता है कि या तो आप सिस ट्रांसफॉर्म में इनको देख लेते हैं या सिन एंटी फॉर्म में देख लेते हैं, जब सिस ट्रांस फेल हो जाए सिन एंटी में देख लेते हैं, ठीक है। या इसके अलावा ई और जेड में भी आप काउंट कर लेते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को देखने के 3 तरीके होते हैं, इनको रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके हैं, सिस ट्रांस में भी, सिन एंटी में भी और ई जेड में भी, ठीक है। तो ये जो ऑक्सिम्स वगैरह आपके हैं, ऑक्सिम्स में, या ये जो आपके पास ऑक्सिम्स के एनालॉग्स हैं, ये भी ठीक है, तो इनमें भी सेम तरह का, क्योंकि आपको पता लोन पेयर के हिसाब से डिसाइड होता है इनमें, तो सिन एंटी फॉर्म आपको देखने को मिल जाता है। बट ये वाले में आप देखेंगे कि डबल बॉन्ड तो देखने को मिल रहा है, और इस कार्बन पे 2 ग्रुप अलग तो हैं, बट इस कार्बन पे 2 अलग ग्रुप नहीं होंगे। हाँ, अगर ये फॉर्म इस तरीके से होता, मान लीजिए ऐसे होता, दिस इज डबल बॉन्ड, सी एक तरफ से H एक तरफ से मिथाइल, और ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पे होता, तो फिर कहीं ना कहीं 2 तरीके से अरेंजमेंट, दोनों तरफ से अरेंजमेंट अलग होता। बट यहाँ से आप चलोगे तो सेम अरेंजमेंट है, यहाँ से चलोगे तो सेम अरेंजमेंट है, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं मिलेंगे आपको। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, इनमें कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे आपको बताना था कि सिस फॉर्म है, एक्चुअली मैं जेड पूछा था तो मैंने हटा के सिस लिखा हुआ, सेम ही बात है। आपको पता है जस्मन फॉर्म हो या सिस फॉर्म हो, सेम बात होगी। तो आपको पता है सिस कैसे देखते हैं, सेम ग्रुप सेम साइड पे। अब प्रियोरिटी डिसाइड करने का तरीका ये होता है कि इन वालों में प्रियोरिटी इस तरीके से डिसाइड होती है, जैसे मान लीजिए पहला वाला देख लेता हूँ मैं, ये ऐसा दिखा देता हूँ मैं, क्या एक जनरल एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं, ऐसा मान लीजिए आप, लेट से मैंने BR लिखा हुआ है, I लिखा हुआ है, F लिखा हुआ है, और लेट से H लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जब सारे के सारे ग्रुप डिफरेंट हों तो फिर आप सिस और ट्रांसफॉर्म देख नहीं पाओगे, क्योंकि उस तरीके से सिस और ट्रांस देखना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर नॉमेनक्लेचर बदलते हैं, तो फिर हम प्रायोरिटी के हिसाब से चलते हैं, सिप रूल के हिसाब से चलते हैं, और एटॉमिक नंबर के हिसाब से प्रायोरिटी दे दूंगा मैं। बताइए, इस वाले को डबल बॉन्ड के दोनों तरफ देख लीजिए, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी। राइट साइड वाले जो 2 ग्रुप होंगे उनको एटॉमिक नंबर की बेसिस पे प्रायोरिटी दे दो, लेफ्ट साइड वाले जो 2 ग्रुप होंगे उनके एटॉमिक नंबर की बेसिस पे प्रायोरिटी दे दो। तो आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, मैं प्रायोरिटी 1 लिख लेता हूँ, ब्रोमीन को 2 दे देता हूँ, ठीक है। लेफ्ट साइड पे फ्लोरीन को 1 कर देता हूँ, हाइड्रोजन को 2 कर देता हूँ, क्योंकि फ्लोरीन वाले का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा। फिर देखिए सेम ग्रुप सेम साइड पे आ रहे हैं, ऑपोजिट साइड पे आ रहे हैं, तो बताइए 1 और 1 कहाँ पे, 1 2 3 4 नहीं लिखना आपको, 1 2 ही लिखना है। सो 1 1 ऑपोजिट साइड पे आ रहा है, तो इसका मतलब ये होगा आपका ट्रांसफॉर्म। बट क्योंकि ट्रांस के हिसाब से आया नहीं, तो इसको लिखने का तरीका होता है, इसको हम ई आइसोमर पढ़ते हैं, एंटीगनन आइसोमर पढ़ते हैं इसको, ठीक है ना, ऑपोजिट साइड वाला। तो आपको सिस देखना था, इसमें करेक्ट ऑप्शन 1 होगा, ठीक है। द नेक्स्ट इज हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर हेक्सेन। तो बहुत आसान सा है, ठीक है ना, तो ये तो सबको आता है, आई एम श्योर कि हेक्सेन्स के आपको आइसोमर्स पूछें तो हेक्सेन्स के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स 5 होंगे, ठीक है। ये आप इजिली बना भी सकते हो, अगर मैं यहाँ पे बना दूँ, देख लीजिएगा, ये आ गया है N हेक्सेन। अच्छा, उसके बाद मैं चेन में 5 रखूँगा, एक को साइड ग्रुप पे रख लूँगा, सो 2 मिथाइल पेंटेन बन जाएगा। तीसरे वाले में मैं क्या कर दूंगा, 3 मिथाइल पेंटेन बना दूंगा, उसके बाद ब्यूटेन बना दूंगा, 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन बना दूंगा, और उसके बाद 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन बना दूंगा। बहुत आसान से, तो 5 आइसोमर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 47, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। अब आपको ये पता है कि इस बार नीट 2025 में स्टीरियो आइसोमर्स टच किए थे, और स्टीरियो आइसोमर्स पे 2 सवाल थे। तो स्टीरियो आइसोमर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको स्टीरियो आइसोमर्स निकालने आने चाहिए, इनका आइडिया होना चाहिए। अच्छा, ये जो गिवन कॉम्प्लेक्स आपके पास है, आप देखोगे इस कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे एक डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है। अब फिर आप ये देखेंगे कि जो डबल बॉन्ड दे रखा है, क्या उस डबल बॉन्ड में जीआई की पॉसिबिलिटी है, तो यहां पे जीआई की पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड पे एक कार्बन पे लगे हुए 2 सेम ग्रुप नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा होता, मान लो मैं यहां पे Br लिखता, तो फिर इसमें जीआई नहीं होता, बट यहां पे तो मिथाइल ग्रुप है, तो इसमें जीआई होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये सिस और ट्रांसफॉर्म दिखाएगा, सिस और ट्रांस 2 फॉर्म्स मिलेंगे आपको। सिमिलरली ये डबल बॉन्ड है, बताइए इस डबल बॉन्ड में भी आपको सिस और ट्रांसफॉर्म देखने को मिल जाएगा, क्योंकि एक कार्बन पे 2 सेम ग्रुप नहीं होंगे, तो ये भी सिस और ट्रांस दिखाएगा।
अब सिस्टम्स तो हमने देख लिया और आपको बताया कि स्टीरियो देखने हैं तो जीआई और ओआई दोनों देखने पड़ेंगे। अब आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स भी देखने हैं और ऑप्टिकल आइसोमर्स देखने के लिए अपने को कायरल सेंटर देखना पड़ेगा। फिर आप देखेंगे पूरे मॉलिक्यूल में कहीं कायरल सेंटर तो नहीं है, तो यहाँ पे मेरे को कायरल सेंटर दिख रहा है, ये वाला सेंटर आपका कायरल होगा। ठीक है, क्यों? इधर से ये वाला ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ से अलग ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ से Br लगा हुआ है और नंबर 4 आपके पास हाइड्रोजन होगा, ऑब्वियस सी बात है, या हाइड्रोजन होगा, तो ये कायरल कार्बन है। इसका मतलब ये होगा कि ये भी 2 फॉर्म्स में प्रेजेंट होगा, दैट इज डी एंड एल। ये फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना, डी एंड एल फॉर्म। ठीक है, अब उसके बाद आप करेंगे कैसे, कितने टोटल आएंगे वो कैसे डिसाइड करेंगे आप? अब आपको टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स निकालने हैं। जनरल फॉर्मूला जो होगा वो होगा 2⁻n, बट n जनरली बच्चे को पता होता है कि कायरल सेंटर होते हैं। अब क्योंकि आपके पास अभी डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो आप क्या करेंगे, जो डबल बॉन्ड आपके पास प्रेजेंट है उनको कायरल की तरह मान के चलिए, फॉर्मूला इजी हो जाएगा। अदरवाइज करने का एक और तरीका ये है कि आप इसको इस तरीके से भी काउंट करते हैं कि पहले का सिस मान लो, फिर ये डी फॉर्म में होगा, अगले वाला फिर से सिस, फिर पिछले वाले को सिस मान लो, अगले वाला फिर से डी और अगले वाला ट्रांसफॉर्म में। इस तरीके से टोटल काउंट कर लो तो 8 आ जाएंगे, टोटल काउंट करने पे भी 8 आएंगे, बट आप जनरली फॉर्मूला लगा लो, फॉर्मूला बनेगा 2⁻n, वेर n इज द नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स। सो कायरल सेंटर ये भी है और अब स्टीरियो सेंटर देखने आपको, स्टीरियोजेनिक सेंटर, फिर वो डबल बॉन्ड वाले भी आप इसी में काउंट कर लेंगे, तो ये बनेगा 2⁻3। सो 2⁻3 कर दूंगा तो 8 आ जाएगा। सो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा 8, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है ना, आप काउंट करके भी निकाल सकते हैं और डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है कि इसमें से कौन सा है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करता। ऑब्वियस है, जिस कार्बन पे 2 सेम ग्रुप होंगे वो नहीं शो करेगा। आप देखें इस वाले कार्बन पे 2 XX दे रखे हैं, तो ये वाला नहीं होगा, अंडरस्टूड है। अच्छा, IUPAC नाम लिखना आपको इसका। अब आपने दोनों तरफ से देख लिया, डबल बॉन्ड का प्रेफरेंस देंगे क्योंकि डबल बॉन्ड पास में आ रहा है, यहाँ से नंबर करना स्टार्ट कर दिया, फिर साइड ग्रुप जो दिख रहे हैं वो लगा लिया और नाम दे दिया, तो ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, ये आसान सा है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट में आपको देखने को मिल रहा है, ये बढ़िया है, बच्चा गलती कर सकता है इसमें, एस्टर देखने को मिल रहा है आपको। अब एस्टर्स में आप क्या करेंगे, C डबल बॉन्ड ओके, जहाँ पे भी C डबल बॉन्ड है वहाँ से नंबर करना स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसके अलावा कोई और ग्रुप प्रेजेंट नहीं था। तो ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, कार्बन 3 और कार्बन 4, बाकी सब साइड पे बच गया। पहले नाम लिया जाता है ऑक्सीजन के साथ वाले ग्रुप का, पहले ऑक्सीजन के साथ वाला ग्रुप मिथाइल होगा, तो पहले मैं मिथाइल लिख दूंगा। ठीक है, उसके बाद 2 पे मिथाइल अलग से होगा, इन दोनों का काउंट एक साथ नहीं करेंगे आप, ये मिथाइल अलग है और 2 पे मिथाइल अलग है। ठीक है, और उसके बाद इसी 2 पे फिर अलग से नंबर करके 1 2 3 पे ब्रोमोफिनाइल होगा, इस तरीके से नाम आ जाएगा इसका। देखिए लिख रखा है मिथाइल, उसके बाद 2 पे 3 ब्रोमोफिनाइल आ जाएगा, फिर से 2 पे मिथाइल आएगा और ब्यूटेनो-8 आ जाएगा। सही है ना, सो ब्यूटेनो-8 नाम बन जाएगा, दैट इज ऑप्शन 3 करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट इज द इनॉल फॉर्म ऑफ हेप्ट 5:1 कंटेन्स, हेप्ट 5:1 दे रखा आपको, इनॉल फॉर्म बनाना और उसमें सिग्मा और पाई काउंट करने। तो सिग्मा पाई काउंट करने के लिए पहले भी PYQ दे रखा है, आई थिंक 23 में 24 में सवाल था, पाइरिडीन में सिग्मा पाई और लोन पेयर काउंट करने को बोले थे, तो हमने क्या कर लिया, ये बना लिया हेप्टेन-2-1, सॉरी दिस इज हेप्ट यस 5:1, इसका इनोल फॉर्म बनाना है। पता आपको जहाँ डबल बॉन्ड दिख रहा है वहाँ OH लगा लीजिए और सामने वाले पे डबल बॉन्ड इधर साइड लगा लो, इधर लगा लो, आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, उससे कुछ नहीं बदलने वाला क्योंकि इनोल फॉर्म जो देखने को मिल रहा है वो सेम ही होगा और आपको सिग्मा और पाई काउंट करना है। फिर इसमें सिग्मा और पाई काउंट कर लीजिए, आंसर हो जाएगा। तो आप काउंट करेंगे तो आएंगे 19 सिग्मा और 2 पाई देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा दूसरे वाले में बोल रखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोमर ऑफ पेंटेनल। अच्छा, अब आपको कैसे पता चलेगा पेंटेनल का कौन सा आइसोमर नहीं है? पेंटेनल का आइसोमर जनरली जब बच्चा देखेगा 2 तरीके से हो सकता है। आपको पता है कि आइसोमेरिक फॉर्म में पेंटेनल कीटोन के साथ होगा और यहाँ पे अल्कोहल दे रखा है। ठीक है ना, अब अल्कोहल वाले में जनरली क्योंकि पेंटेनल में C डबल बॉन्ड O होगा, एल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड O होगा और अल्कोहल में COH होगा या ROH रख लीजिए, अब सिंपली ROH होगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड तो होता नहीं, इसका मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन बढ़ जाएगा। जब नंबर ऑफ हाइड्रोजन बढ़ जाएगा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बदलेगा। सो कभी भी एल्डिहाइड और अल्कोहल आपस में आइसोमेरिक फॉर्म्स में नहीं होते हैं, तो ये वाला गलत हो जाएगा। आप इसको बना के भी देख सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट आएगा। एंड फॉर 2 स्पीशीज टू बी आइसोमर्स द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम। ठीक है ना, तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन 4। अच्छा, उसके बाद IUPAC नाम देखना आप इसको। अब इसका IUPAC नाम देखना अपने को, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम? यहाँ पे पहले वाले पे फिनाइल रिंग लगा हुआ है, ठीक है, उसके बाद सेकंड पे ब्रोमो मिलेगा, थर्ड पे क्लोरो मिलेगा, यहाँ से नंबर करना स्टार्ट कर दिया, आसान सा है, 2 पे ब्रोमो, 3 पे क्लोरो और 1 फिनाइल पेंटेन आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट में बोल रखा है कि नाइट्रोमीथेन विल एग्जिबिट विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। अब जिस भी बच्चे ने आसानी से इस चीज़ को पढ़ रखा है तो बाकियों को तो वो कट कर सकता है। देखिए मेटामेरिज्म तो हो नहीं सकता क्योंकि एक ही मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी नहीं हो सकता, नाइट्रो वाले में कोई GI देखने को नहीं मिलता। उसके बाद ऑप्टिकल आइसोमर तो हो नहीं सकता, कायरलिटी या एनैंशियोमेरिज्म का कोई क्राइटेरिया इसमें देखने को नहीं मिल रहा है, तो टॉटोमेरिज्म होगा। सही है ना, जैसे कीटो और इनोल बहुत फेमस टाइप का टॉटोमेरिज्म होता है, वैसे ही आपको नाइट्रो वालों में भी टॉटोमेरिज्म देखने को मिल जाता है। आपको कुछ नहीं करना होता, यहाँ से साथ वाले से एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे लगा लीजिए, OH बन जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा लीजिए। ठीक है ना, मैकेनिज्म हम श्योर आपको पता होगा। सो ये बन जाएगा आपका इसका कीटो और इनोल फॉर्म जैसे रहेगा वैसे इसमें भी ये फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। इसको एसी फॉर्म भी पढ़ते हैं, नाइट्रो एंड एसी,
ACI, ऐसी फॉर्म भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज ये सिंपल था, ना भी पता होता तब भी बच्चों को समझ में आता है कि टॉटोमेर ही होगा। अच्छा, नेक्स्ट बोल रखा है कि इनोल कंटेंट किस वाले में सबसे ज़्यादा होगा। इनोल कंटेंट आपको देखना है तो इनोल कंटेंट सबसे ज़्यादा उसी में देखने को मिलेगा ऑब्वियसली, जो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे। अदरवाइज तो जनरली कीटो फॉर्म ही स्टेबल होता है, बट इनोल फॉर्म में स्टेबिलिटी में हाथ तब आता है किसी का, या मॉलिक्यूल में इनोल कंटेंट तब ज़्यादा होता है जब या तो इनोल बनाने पर वो एरोमेटिसिटी गेन करे, ऐसा आप जे में भी PYQs में अपने से सवाल देखे होंगे, या फिर कहीं ना कहीं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या चिलेशन का कॉन्सेप्ट आ जाए। अब देखेंगे जो थर्ड वाला आपके पास दे रखा है, एसिटाइल एसीटोनोएट टाइप का एक कंपाउंड दे रखा है, या उसको सिंपल फॉर्म में मैं लिख लूँ तो ये जो आपका पेंटेन 2 एंड देन 4, पेंटेन 2,4 डाइओन जो दे रखा है, इस वाले में आप क्या देखेंगे, अगर मैं इनोल फॉर्म बनाता हूँ तो इनोल फॉर्म में ये जो हाइड्रोजन आपको देखने को मिलेगा, ये दो ऑक्सीजन के बीच में सैंडविच हो जाएगा, कुल मिला के हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से या चिलेशन की वजह से, क्योंकि रिंग भी बन रहा है, स्टेबिलिटी आ जाता है। तो दैट इज वाई इस वाले में इनोल कंटेंट ज़्यादा होगा। ये प्रेफर करेगा कि मैं इनोल फॉर्म में रहूं क्योंकि उसकी वजह से स्टेबिलिटी आएगा। बाकी वाले प्रेफर नहीं करेंगे इनोल में आना, इसलिए इनोल में आना प्रेफर नहीं करेंगे क्योंकि उनमें कोई एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा है, या कोई ऐसा ड्राइविंग फोर्स नहीं है कि इनोल में आने के लिए मजबूर कर दे उनको। लेकिन इस वाले में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या चिलेशन होगा, जिसके कारण ये इनोल फॉर्म में रहना प्रेफर करेगा। ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है जिसमें इनोल फॉर्म में मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है कि टोटल नंबर ऑफ आइसोमेरिक एल्कोहल्स आपको बताने स्टीरियो को छोड़ के, जिनका फॉर्मूला ये होगा, ठीक है। अब इसके लिए मैंने एक जनरल से ट्रिक लिख रखी है, अदरवाइज बच्चे को क्या करना पड़ता है, बच्चा बनाने बैठ जाता है। अब एल्कोहल मेंशन कर रखा है तो मतलब OH तो होगा ही होगा, और साथ में 5 कार्बन दे रखे हैं। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी 5 कार्बन होंगे और साथ में कोई ग्रुप लगा हो, ये ध्यान में रखिएगा बात, दिस इज इंपॉर्टेंट, कि मान लीजिए 5 कार्बन है और साथ में कोई ग्रुप लगा हुआ है, लेट्स से मैं G लिख लेता हूँ, कोई ग्रुप है, जैसे OH है ना यहाँ पे, तो मैंने कोई ग्रुप लिख दिया। 5 कार्बन को हमेशा 8 तरीके से अरेंज किया जा सकता है, इतनी सी बात याद रखिएगा। हाँ, अगर ये अल्कोहल ऊपर लिख के ना दिया होता फिर आंसर गलत होता। ऐसा क्यों? क्योंकि हो सकता फिर ईथर भी होता, फिर तो हम चेंज कर सकते थे, लेकिन अभी ऊपर अल्कोहल दे रखा है कि अल्कोहल ही बोल रखा है, तो ध्यान में रखिएगा कि 5 कार्बन्स को 8 तरीके से अरेंज किया जा सकता है। जो स्मार्ट बच्चा उसने ये ध्यान में रख लिया तो आंसर हो जाएगा, वरना बच्चे को बनाना पड़ता है। फिर बच्चा पेंटेनोल बनाएगा, पेंटेन 2 ओल बनाएगा, पेंटेन 3 ओल बनाएगा, फिर ब्यूट में आएगा, फिर डिफरेंट बदलता जाएगा। तो आपको डायरेक्टली याद रखना है कि 5 कार्बन्स में 8 तरह के अरेंजमेंट पॉसिबल होते हैं, तो मैंने सिंपली 8 पे टिक कर लिया। और वो भी अल्कोहल दे रखा था तो ईथर की पॉसिबिलिटी हटा दी, और स्टीरियो भी नहीं पूछे थे तो कायरल सेंटर्स भी हटा दिए, तो सिंपली 8 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में 2 चीज़ें आएंगी, आपको बार बार ये चीज़ देखनी है, या तो GI या तो OI, ठीक है। और GI के लिए रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन देखना, और OI के लिए कायरल सेंटर देखना है, एनेंशोमेरिज्म देखना है, ठीक है। फिर आप देखेंगे इन सबको देखेंगे, कायरल सेंटर कहीं पे नहीं मिलेगा, बट ये जो ब्यूट 2ईन है इसमें GI की पॉसिबिलिटी है, तो इस वाले में स्टीरियो आइसोमेरिज्म देखने को मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद है कि ये नाम जो दे रखा है ये किस कंपाउंड का IUPAC नाम होगा, तो ये ऑप्शन C का होगा, ठीक है ना। आप देख सकते हैं ये ऑप्शन C में यहाँ से नंबर कर दूंगा, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। तो नाम क्या देखने को मिलेगा आपको, दिस इज 2-chloro-4-methyl एनालीन, देन 2-chloro-4-methyl एनालीन, ठीक है। ऑप्शन C करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द Z एल्कीन। Z एल्कीन कौन सा होगा, सो Z इज बेसिकली सिस, ठीक है ना। Z का मतलब जुस्मन और जुस्मन का मतलब सिस, सेम साइड वाले ग्रुप्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो Z है तो आप प्रायोरिटी के हिसाब से चलेंगे, तो ऑप्शन C मैंने टिक कर रखा है, ये बहुत इजी सा है, बच्चे ऑलरेडी कर सकते हैं इसको। नाइट्रोजन, यहाँ पे भी नाइट्रोजन, अब दोनों का एटॉमिक नंबर सेम, तो मैं अगले वाले पे चल जाता हूँ। यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, तो ऑक्सीजन वाले को प्रेफरेंस दूंगा, इसको मैंने 1 कर दिया प्रायोरिटी, इसको 2 कर दिया। लेफ्ट साइड पे आऊँगा, ब्रोमीन को 1 कर दिया प्रायोरिटी, क्लोरीन को 2 कर दिया। फिर 1-1 वाले सेम साइड पे, 2-2 वाले सेम साइड पे, तो सिस होगा, एंड दिस इज नथिंग बट Z एल्कीन, तो ये आ जाएगा। अच्छा, IUPAC नेम लिखना है इसका आपको, डबल बॉन्ड की तरफ से प्रेफरेंस स्टार्ट करेंगे या अल्कोहल की तरफ से। अब बच्चा यहाँ पे मिस्टेक कर सकता है। मिस्टेक क्या करेगा कि बच्चा सोचेगा डबल बॉन्ड पहले पे तो यहीं से नंबर करना स्टार्ट करता हूँ, नहीं, आप OH को पहले प्रेफरेंस में लाएंगे। OH पहले देखना पड़ेगा आपको, ऐसा इसलिए क्योंकि आपको फंक्शनल ग्रुप की तरफ से चलना है। जब आप यहाँ से चलेंगे तो आप देखेंगे फंक्शनल ग्रुप 4 पे आएगा और यहाँ से 3 पे आएगा, तो मैं पहले इसी को प्रेफरेंस दूंगा, चाहे इस साइड 15 डबल बॉन्ड क्यों ना लगे हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो प्रेफरेंस है वो प्रेफरेंस है, जो रूलिंग्स है वो रूलिंग्स हैं। सबसे पहले PFG को ही आपको देखना, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को ही देखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से नंबर करना स्टार्ट किया, और जब नंबर किया तो नाम आ जाएगा 5 पे ब्रोमो एंड देन हेक्स 5 in 3 ओल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सवाल आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी रिजॉल्वेबल, ठीक है। बढ़िया सवाल है, ये टर्म बहुत अच्छी है, ध्यान में रखिएगा। जहां बच्चे ने रेसिमिजेशन पढ़ा होता, आपने I'm sure ये बात दिख रखी है, रेसिमिजेशन आपने पढ़ा है, SN1 में भी बच्चा पढ़ लेता है, जहां आपके पास रिटेंशन और इन्वर्जन वाले प्रोडक्ट बनते हैं, रेसिमिक मिक्सचर बनता है। रेसिमिजेशन का इनवर्स होगा रिजॉल्वेबल, ठीक है ना, इसका इनवर्स है ये, इनवर्स।
और रेसिमिजेशन का इन्वर्स रिजॉल्वेबल है, मतलब अगर आपके पास रिटेंशन और इन्वर्जन वाले प्रोडक्ट हैं, ये कुल मिला के कायरल सेंटर अगर है, देखिए मोटी मोटी बात में अगर आपको बता दूं कि रिजॉल्वेबल वो होंगे जिनमें कायरल सेंटर होगा। यहाँ पे लिख रखा मैंने बहुत आसान लैंग्वेज में, रिजॉल्वेबल का मतलब आपको सिर्फ कायरल सेंटर चेक करना था, ठीक है। तो ये जितने भी कंपाउंड दे रखे हैं सबके स्ट्रक्चर बना लीजिए आप, और फिर देखिए कायरल सेंटर किस में होगा। अब जिस बच्चे की प्रैक्टिस अच्छी है वो एकदम से देख के पहचान लेगा। तो ये जो 2-क्लोरोब्यूटेनॉल दे रखा है, ये प्रोपेनॉल दे रखा है, इसमें ये सेंटर कायरल होगा, तो इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। दिस इज रिजॉल्वेबल, ठीक है, दिस कंपाउंड इज रिजॉल्वेबल। रिजॉल्वेबल का मतलब इसमें आप 2 फॉर्म अलग से बता सकते हो, ठीक है ना। तो ये वाला आपका आ जाएगा। नेक्स्ट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर इन दिस कंपाउंड। कायरल सेंटर पहचानिए, कायरल सेंटर के बाद ऑप्टिकली एक्टिव कितने होंगे वो आप पता कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन इसमें टास्क क्या है खुद में, ये जो कंपाउंड दे रखा है इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, क्योंकि कंडेंस फॉर्म दे रखा है तो आपको ओपन स्ट्रक्चर लिखना है। कंडेंस फॉर्म को देख के ओपन स्ट्रक्चर अगर लिखना आ गया और उसके बाद कायरल सेंटर ढूंढने आ गए तो मॉलिक्यूल हो जाएगा, नाम हो जाए, ये आप इजिली कायरल सेंटर पता कर लोगे और ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म कितने हैं वो पता कर लोगे। लेकिन अगर आपको स्ट्रक्चर ही बनाना ना आया तो फिर कायरल सेंटर ढूंढ नहीं पाओगे, और अगर कायरल सेंटर नहीं ढूंढ पाए तो सवाल गया, ठीक है। देखिए लिख रखा हमने, इस तरीके से स्ट्रक्चर आ जाएगा CH2OH, और फिर CHOH 3 बार थे कंटिन्यूटी में तो लिख दिए, फिर C डबल बॉन्ड O एंड H। और आप देखेंगे इसमें 3 कायरल सेंटर होंगे, 3 कायरल सेंटर का मतलब ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स होंगे 2n। और जब आपने 2n कर दिया, क्योंकि मिजोफॉर्म तो कोई देखने को मिल नहीं रहा आपको, ठीक है ना, इसमें कोई भी मिजोफॉर्म नहीं होगा, सो 2n कर दिया आपने तो 8 आ जाएंगे, ठीक है। सो ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म आपको 8 देखने को मिल जाएंगे। द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ एनेंशियोमर्स, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं फिर बता रहा हूँ। ये लास्ट ईयर से स्टीरियो आइसोमर्स नीट 2025 में इंक्लूड हुए हैं, और 2 सवाल थे पिछले साल भी, तो आपको स्टीरियो आइसोमर्स ध्यान में रखने हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने हैं कि बच्चा स्पाइरेन्स पढ़ने बैठ जाए, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में स्पाइरेन या कायरलिटी में स्पाइरेन पढ़ने बैठ जाए, या हेलिकल कायरलिटी पढ़ने बैठ जाए। उतनी चीज़ें नीट में नहीं लग रही हैं, हाँ, बट मोटी मोटी ये बात लग रही है कि बच्चे को एटलीस्ट मेसोफॉर्म का आइडिया हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री का थोड़ा आइडिया हो, कायरल सेंटर देखना आना चाहिए, एनेंशियोमर्स निकालने आने चाहिए, इतना एलिमेंट्री सा आइडिया होना चाहिए, ठीक है ना। इतना एलिमेंट्री आइडिया बच्चे को होना चाहिए सो दैट कि वो क्वेश्चंस अप्रोच कर पाए। अच्छा, सवाल में कि एनेंशियोमेरिक पेयर्स निकालने आपको, पेयर्स ऑफ एनेंशियोमर्स। बताइए एनेंशियोमर का एक पेयर कब बनता है, जब एक कायरल सेंटर हो, मतलब डी एंड एल फॉर्म एक पेयर है, ये एक पेयर है। जितने कायरल सेंटर उतने एनेंशियोमेरिक पेयर, ध्यान रखिएगा, जितने कायरल सेंटर उतने एनेंशियोमेरिक पेयर, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कायरल सेंटर, सिंपली नंबर ऑफ कायरल सेंटर, क्योंकि पेयर 2 का बनेगा ना, नंबर ऑफ कायरल सेंटर 2 का एक पेयर बनेगा। 3-क्लोरो-2 प्रोपेनॉल दे रखा है, ये देख लीजिए मैंने फॉर्म बना लिया, ये स्ट्रक्चर बना रखा है। अच्छा, उसके बाद अब देखिए कायरल सेंटर कितने, 2 कायरल सेंटर हैं, तो जितने कायरल सेंटर आपको देखने को मिल रहे हैं उतने ही पेयर मिलेंगे। 2 कायरल सेंटर में 2 पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स मिलेंगे, और कुल मिला के फॉर्म 4 मिलेंगी, क्योंकि 2D और 2L मिलेंगे, वो अंडरस्टूड बात है। बट आपको पेयर पूछे तो 2 एनेंशियोमेरिक पेयर्स होंगे, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा एक एनेंशियोमर में 2 फॉर्म्स होंगे, या एक एनेंशियोमर में D और L फॉर्म होता है, तो एनेंशियोमर का एक पेयर में 2 चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, एक D फॉर्म और एक L फॉर्म। तो पेयर पूछा है तो इसका मतलब 2 पेयर्स हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ एरोमेटिक आइसोमर्स पॉसिबल फॉर दिस, ठीक है। एरोमेटिक आइसोमर्स निकालने तो आप क्या करेंगे, अब आपको ये तो पता है एरोमेटिक आइसोमर्स निकालने। अब बच्चा सोचेगा ऑक्सीजन दे रखा है तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ सकती है। मान लीजिए ये सोच ले क्या कहीं एल्डिहाइड तो नहीं होगा, कहीं कीटोन तो नहीं होगा, कहीं ईथर तो नहीं होगा, या कहीं अल्कोहल तो नहीं होगा, तो उसके लिए DU निकाल लीजिए। DU सेटिस्फाई हो गया तो काम हो जाएगा। अच्छा, इस मॉलिक्यूल का जब हम DU निकाल लेंगे, DU निकालने का हम श्योर आपको फॉर्मूला पता है, अभी तो सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन लग रहा है, तो आप सिंपली कार्बन और हाइड्रोजन से निकाल सकते हैं। सो नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, 7, 1 प्लस कर लीजिए 8 हो गया, और हाइड्रोजन को डिवाइड कर दीजिए 2 से, ये आपका DU आ जाएगा 4। अब जब DU 4 आया, ध्यान से देखिएगा, जब भी DU 3 से ऊपर चला जाए तो एक रिंग की पॉसिबिलिटी हमेशा बनेगी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। बेंजीन रिंग हमेशा होगा, बेंजीन रिंग की पॉसिबिलिटी हमेशा होगी, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो जब आपने DU 4 देखा तो आपने बेंजीन रिंग बनाया। अच्छा, जैसे आपने बेंजीन रिंग बनाया, ये आपने बेंजीन रिंग बनाया, दिखना। अब इसमें पाई बॉन्ड कितने, 3। अब बताइए रिंग 1 और 3 पाई बॉन्ड, तो हो गया DU 4, ठीक है ना। DU 4 का मतलब 1 रिंग और 3 पाई बॉन्ड, तो DU तो यहीं पे खत्म हो गया। अब जब DU 4 हो गया, एक रिंग और मतलब अंडरस्टूड है कि रिंग होगा, क्योंकि C7 दे रखा है तो बेंजीन रिंग होगा ही होगा। इसका मतलब ये होगा कि एल्डिहाइड और कीटोन की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। क्यों, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन लिखूंगा तो C डबल बॉन्ड लिखना पड़ेगा, और C डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड और आएगा, और एक पाई बॉन्ड और आएगा, तो DU तो चेंज हो जाएगा, बट DU तो 4 ही आ रहा है अपने पास, ठीक है। तो इसलिए एल्डिहाइड और कीटोन की पॉसिबिलिटी नहीं होगी, तो अल्कोहल की पॉसिबिलिटी हमने रखी हुई है। अच्छा, ईथर की भी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर एक रिंग बन गया तो उसके बाद तो कार्बन एक ही बचा, और ईथर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता, सॉरी, ईथर की पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है ना, ईथर की पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब देखिए किस तरीके से बनेगी, ये तो मैंने अल्कोहल लिख लिया, बताओ बेंजाइल अल्कोहल आ गया, फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे OH रख लिया, मिथाइल रख लिया,
ये आपका ऑर्थोक्रिसोल, ये मेटाक्रिसोल आ गया, ऑर्थोक्रिसोल आ गया, पैराक्रिसोल आ गया। अच्छा, इसी का एक और फॉर्म में बना सकता हूँ। वो फॉर्म कैसा बनेगा? मान लीजिए मैंने ऐसा लिख लिया, फिनाइल रिंग ऐसे लिख लिया, ये ऑक्सीजन रख दिया और यहाँ पे CH3 लिख दिया, दैट इज फिनाइल मिथाइल ईथर। तो बिल्कुल ये फॉर्म भी बनेगा। आप कार्बन काउंट कर लीजिए, सेम हो जाएगा। देखो ये मिथाइल यहाँ से, ये वाला मिथाइल यहाँ पे लगा लो और ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे आके बिठा दो, तो ये बनेगा मिथाइल फिनाइल ईथर, या फिनाइल मिथाइल ईथर, अल्फाबेटिकली जो भी पहले आ रहा है। सो कुल मिला के 5 आइसोमर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, 5 आइसोमेरिक फॉर्म्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, उसके बाद कहता है रिंग चेन आइसोमर इज अ टाइप ऑफ। अच्छा, रिंग और चेन आइसोमर आपस में कौन से टाइप के होंगे? अब बच्चे को ये तो पता है कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के टाइप्स होते हैं, बट ऑप्शन में वैसा कुछ लिख नहीं रखा है। तो फिर कौन से टाइप होंगे? तो अगर आप दिमाग लगाओगे तो आप ये देखोगे, मान लीजिए मैंने प्रोपीन लिखा हुआ है और इसी का जो दूसरा रिंग चेन आइसोमर बनेगा, इसका जो रिंग आइसोमर बनेगा वो बनेगा साइक्लो प्रोपेन। अब प्रोपीन में फंक्शनल ग्रुप ईन है और इस साइक्लो एल्केन में एन है, और एन और ईन दोनों फंक्शनल ग्रुप हैं, लेकिन दोनों अलग फंक्शनल ग्रुप हैं। इसका मतलब ये हुआ कि रिंग और चेन टाइप का आइसोमेरिज्म एक तरह का फंक्शनल आइसोमेरिज्म होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑप्शन 2 करेक्ट ऑप्शन होगा। ये एक तरह के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आपके पास है कि स्ट्रक्चर में कौन से टाइप का आइसोमेरिज्म आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए ये जो डबल बॉन्ड दे रखा है, अब डबल बॉन्ड में देखेंगे दोनों तरफ से 2 सेम मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो जीआई तो हो नहीं सकता, तो मैंने जीआई कैंसिल कर दिया। ठीक है, लेकिन ये जो कार्बन आपको देखने को मिल रहा है कार्बन कायरल है, हाइड्रोजन ये वाला ग्रुप चारों तरफ से अलग एनवायरमेंट है। इसका मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा बट ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टेटमेंट टाइप सवाल है कि डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो एल्केन्स एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। बिल्कुल, जो मैं आपको बता रहा था कि इस बार नीट 2025 में इसी पे सवाल था। मान लीजिए मैंने डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो एल्केन्स बना लिए, तो इनमें बिल्कुल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। ठीक है ना, ये 2 फॉर्म्स में आप ड्रॉ कर सकते हो, एक सिस फॉर्म होगा, एक ट्रांस फॉर्म। लेट्स से बोथ द ग्रुप्स आर प्रेजेंट बिलो द प्लेन, सो दिस इज सिस, दैट मीन्स बोथ आर प्रेजेंट ऑन सेम साइड। वी कैन ऑल्सो ड्रॉ इन दिस वे, ऐसे लिख लिया और दूसरे वाले को ऐसे रख लिया मैंने। सो दिस इज ट्रांसफॉर्म, दिस इज सिस फॉर्म एंड दिस इज ट्रांसफॉर्म। सही है, तो इनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज ड्यू टू रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोएल्केन। दिस इज आल्सो करेक्ट। देयर शुड बी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन एंड फॉर अ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन या तो आप मल्टीपल बॉन्ड लगा लीजिए या तो आप रिजिड स्ट्रक्चर बना लीजिए। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ठीक है, अच्छा इस सवाल में ऑप्शन सही नहीं था कोई भी। ये बेसिकली आपको फंक्शनल आइसोमर्स पूछे हैं, बट ये ऐसा होना चाहिए था कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एस्टर होने चाहिए थे। आपको पता है इस तरीके से होगा, जैसे RC डबल बॉन्ड O एंड OH। ठीक है, और इसी का जो दूसरा फॉर्म आपको देखने को मिलता है वो एस्टर आपको देखने को मिलता है। आप चाहो तो R को चेंज करके भी लिख सकता हूँ मैं, सो दैट आप एस्टर बना सको। मान लो मैंने ऐसे लिख लिया CH3 CH2, राइट, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। इस CH2 को आगे लेके जाऊँगा तो ये बनेगा CH3, दिस इज C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज O एंड दिस इज CH3, दिस इज एस्टर। ठीक है, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दिस इज एस्टर। इन वालों में कहीं कोई भी ऑप्शन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा था। कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं, बट यहाँ पे ऑप्शन में सारे एस्टर दे रखे हैं पहले और दूसरे वालों में, तो आइडेंटिफाई करना मुश्किल था। ठीक है ना, तो इनमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस कंटेनिंग एल्कोहल एंड ईथर। ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सवाल है। इस तरह के सवाल आपको आने चाहिए, क्योंकि नीट 2025 में जो सवाल था वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे बेस्ड था। बढ़िया सवाल था, जहाँ पे आपको आइसोमर स्टीरियो आइसोमर्स देखने थे। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है आपको, हिंट भी दे रखा है एल्कोहल और ईथर, एल्कोहल और ईथर का हिंट दे रखा है। अगर हिंट ना दिया हो फिर DU निकाल के काम चलाइए, फिर DU निकाल लीजिए, फिर DU के हिसाब से देख लीजिए। अगर कहीं DU का वैल्यू आ रहा है तो मतलब डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड होगा फिर। ठीक है ना, तो अभी तो ऑक्सीजन है सिंपली, और DU का वैल्यू निकाल के देख लीजिएगा। यहाँ पे DU 0 आ जाएगा। देखो कैसे, अगर आप DU निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज C+1, कार्बन +1 हो गया 5 माइनस H/2, तो H कितने 10/2 कर दीजिए 5, DU 0 आ गया। इसका मतलब C डबल बॉन्ड हो नहीं सकता, इसलिए एल्डिहाइड कीटोन हो नहीं सकता। वो आप ऐसे भी देख सकते हैं DU निकाल के, या डायरेक्टली दे भी रखा सवाल में एल्कोहल और ईथर ही देखना है आपको। ठीक है, फिर कैसे कर सकते हैं, एल्कोहल और ईथर देखना है आपको, तो फिर क्या करेंगे आप, देखिए मैंने बना रखे हैं यहाँ पे, तो बहुत आसान से 4 कार्बन दे रखे हैं, तो मैं ब्यूटेनॉल बना सकता हूँ पहला, फिर ब्यूटेन 2 बना सकता हूँ, फिर या अब एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ, ट्रिक बता देता हूँ फिर से, जो मैंने ऊपर बताया था वही बताता हूँ मैं वापस। मैंने ऊपर आपको ये कहा था कि अगर कहीं G ग्रुप लगा हो और साथ में 5 कार्बन हो, तो 5 कार्बन को अरेंज करने के 8 तरीके होते हैं। सिमिलरली अगर कहीं पे ग्रुप लगा है, ऐसा मान लीजिए ग्रुप लगा हुआ है, OH की फॉर्म में याद रख लीजिएगा, ग्रुप ऐसा होना चाहिए जिसकी आप दोनों तरफ रिंग चेन ना जोड़ पाओ, एक ही तरफ जोड़ पाओ, जैसे OH हो गया, Cl हो गया। ठीक है ना, तो अगर ग्रुप लगा हुआ है और 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को अरेंज करने के 4 तरीके, 4 वेज, इतना से याद रख लीजिए। 4 कार्बन को अरेंज करने के 4 तरीके, 4 वेज, तो 4 तो ये हो गया डायरेक्टली। अच्छा, उसके बाद ईथर देखना है, और कार्बन कितने हैं आपके पास 4, तो बताइए 4 कार्बन है और ईथर देखना है, तो कैसे आप करेंगे, एक साइड पे 3 कार्बन, एक साइड पे 1 कार्बन,
फिर एक साइड पे 2 कार्बन, दूसरी साइड पे 2 कार्बन, और फिर जिस साइड पे 3 रखा था, 3 वाले में 2 पॉसिबिलिटी होती है, प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल की। सो कुल मिला के ये आपके 3 फॉर्म देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। स्मार्ट बच्चों को ऑलरेडी ये चीज़ पता होती है, सो दैट के टाइम कंज्यूम ना हो, वरना बच्चा क्या करेगा, जो बहुत रटने वाला बच्चा है वो पहले फॉर्म बनाने बैठेगा और 5 मिनट उसके इन आइसोमेरिक फॉर्म्स बनाने में ही चले जाएंगे, और उतने 5 मिनट में हो सकता है वो 3 सवाल और कर लेता। तो इस तरीके से नहीं करना, आपको स्मार्टली देखना है, ठीक है ना। तो ये आ जाएंगे आपके 7 टोटल फॉर्म्स। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2। अच्छा, उसके बाद बोल रखा है एन प्रोपाइल एल्कोहल एंड आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। तो बहुत आसान सा है, ठीक है ना। ये आ गया आपका एन प्रोपाइल एल्कोहल और ये आ गया आपका आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। ये आपस में क्या होंगे, पोजिशनल आइसोमर्स, राइट। द नंबर ऑफ प्राइमरी एमीन्स विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है आपको, प्राइमरी एमीन्स ड्रॉ करने। तो ये भी आसान सी बात है, मैंने ऊपर ही बता दिया, दोबारा देख लीजिए, क्योंकि प्राइमरी एमीन दे रखा है, ठीक है ना। ध्यान रखना, फिर से सेम ट्रिक बता रहा हूँ मैं, फिर से सेम ट्रिक बता रहा हूँ कि जब ग्रुप ऐसा हो कि जिसके दोनों तरफ आर ना लग पाए, और प्राइमरी में दोनों तरफ आर नहीं होते, एक ही तरफ आर होता है। 4 कार्बन दे रखे हैं तो 4 कार्बन को अरेंज करने के 4 तरीके, बात खत्म हो गई, 4 आइसोमर्स बनेंगे। हाँ, अगर सेकेंडरी बोलता तो फिर आपको पता है 2 तरफ से अरेंजमेंट बदल जाते, अदरवाइज एक ही तरफ से अरेंजमेंट बदलना है, 4 कार्बन को 4 तरीके से अरेंज किया जा सकता है। देखिए लिख रखा है, ब्यूटाइल फॉर्म में लिख लीजिए, आइसो में लिख लीजिए, फिर साथ में ब्रांच लगा लीजिए, ये तरीके से 4 कार्बन लिख रखे हैं मैंने, ठीक है। और यहाँ पे ट्रिक भी दे रखा है आपको। सो ये वाले सवाल थे आपके नेक्स्ट टेस्ट के, IUPAC से रिलेटेड थे, और ये जो आपके आइसोमेरिज्म से रिलेटेड थे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाएंगे आपका सोल्यूशन का। सेम ये भी टेस्ट में था, तो इसके सवाल भी देख लेते हैं, ठीक है। और क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री है तो बच्चों को कैलकुलेशंस में दिक्कत आती है इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फॉर्मूला फिजिकल में मेन चीज़ ये है कि बच्चे को सवाल समझ में आना चाहिए, और कैसे अप्रोच करना है, कैसे फॉर्मूला लगाना है, वो इंपॉर्टेंट होता है। अदरवाइज बच्चे को फॉर्मूला भी याद होता है बट अप्रोच करना नहीं आता। कि मान लीजिए फॉर्मूला पता है बच्चे को, पूरे सोल्यूशन चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले हैं सबके सब याद रखे हुए हैं, रट रखे हैं, बट अप्रोच करना ही नहीं आ रहा है, लगाना कैसे वो ध्यान में ही नहीं आ रही है बात। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि टेस्ट दिए जाएं। जितना बच्चा टेस्ट देगा, अपने आप को जितना एनालाइज करेगा, उतना अच्छा स्कोर कर पाएगा वो कॉम्पिटिटिव में। अच्छा, पहला सवाल बहुत आसान सा था कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपको पता है डेल टी बी इज नथिंग बट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट ही है ये, तो इसका जो यूनिट होगा वो केल्विन होगा, ठीक है ना। आसान सी बात है। नंबर सेकंड, एक मिक्सचर है जिसमें 20 ग्राम नियॉन दे रखा है और 20 ग्राम आर्गॉन गैस दे रखा है, और आपको इनके मोल फ्रैक्शंस का रेशो निकालना है, ठीक है। तो आसान सी बात है, इसका गिवन मास दे रखा है, डिवाइड बाय मोलर कर दीजिए, अगले वाले का गिवन बाय मोलर कर दीजिए, मोल मिल जाएंगे, फिर मोल मिल गए तो इनके मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिए, काम हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, सो दैट आपका टाइम बच जाए और जल्दी जल्दी वीडियो प्रिसाइज बने। वीडियो थोड़ी छोटी करने के लिए मोल्स नियॉन के निकाल लिए, गिवन मास बाय मोलर मास, आर्गॉन के निकाल लिए, गिवन बाय मोलर, उसके बाद मोल फ्रैक्शन नियॉन का निकाल लिया, मोल्स ऑफ नियॉन अपॉन टोटल मोल्स, आर्गॉन के निकाल लिए, मोल्स ऑफ आर्गॉन अपॉन टोटल मोल्स, और फिर इन दोनों का रेशो निकाल लिया, तो रेशो 2:1 आ जाएगा, ठीक है। इसी सा सवाल ये भी है, सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ डेल टी बी अपॉन के बी फॉर 0.01 मोलर एक्वा सोल्यूशन ऑफ एल्युमिनियम फॉस्फेट विल बी, ठीक है। अब सब चीज़ देखिए, डेल टी बी अपॉन के बी दे रखा है, मोलैलिटी भी दे रखा है, और आपको डेल टी बी अपॉन के बी निकालना है, राइट। डेल टी बी अपॉन के बी निकालना है, और एम दे रखा है। अब लगेगा क्या सर, सिर्फ आई लगेगा अपने को, और 100% आयोनाइजेशन भी दे रखा है। इसका मतलब आई एन के बराबर होगा, अंडरस्टूड बात है। आई किसके बराबर होगा, एन के बराबर, कि तोड़ने के बाद जितने मोल्स बन सकते हैं, जितने आइंस बन सकते हैं, वही वैल्यू आई का भी होगा, क्योंकि 100% आयोनाइजेशन दे रखा है। तो सिंपली आप इसको अब बच्चे के टास्क क्या था बच्चे के लिए, कि एल्युमिनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगर एल्युमिनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला पता है तो काम हो जाता। आपको पता है एल्युमिनियम पे +3 होता है, फॉस्फेट पे -3 होता है, सेम स्टाइशियोमेट्री में आ जाते AlPO4, सिंपली फॉर्मूला बन जाता, ठीक है ना। मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा, आप देख सकते हैं। ये आ जाएगा डेल टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम, वी नो दिस, ठीक है। और ये एल्युमिनियम फॉस्फेट दे रखा है, ब्रेक करेंगे 2 मोल आइंस बनेंगे, आई का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो डेल टी बी अपॉन के बी इज इक्वल टू आई एम, आई का वैल्यू पुट कर लिया, एम का दे रखा था 0.02, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.02। आसान सा सवाल है, ठीक है। इसको पढ़ लीजिए। नंबर 4 थ्योरेटिकल सा सवाल है, आप पूरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, एक बार आप पढ़ लीजिएगा, बहुत थ्योरेटिकल सा है, ठीक है। मेरे पढ़ने में 2 मिनट लग जाएंगे, आप इसको आसानी से पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगी क्या बात कर रखी है, ठीक है ना। आसान सी बात है, और इस पैटर्न पे पहले भी PYQ में सवाल बन रखे हैं, इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज एक सोल्यूशन है 2.03 मोलर एसिटिक एसिड का, और इसका डेंसिटी वाटर में इतना दे रखा है, आपको मास निकालना है वाटर का, ठीक है। सवाल को समझिएगा, आपको वाटर का मास निकालना है, कुल मिला के आपको सॉल्वेंट का मास निकालना है, और जो इन्फॉर्मेशन ऊपर देखने को मिल रही है वो सोल्यूशन की है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं
सॉल्यूट और सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के साथ में एक मिक्स कर रखा है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए कि कैसे मैं इसको अप्रोच कर सकता हूँ। सवाल में क्या क्या चीज़ें गिवन, हमेशा सवाल जब भी अप्रोच करना है गिवन चीज़ों को लिखिए, कहीं ना कहीं दिमाग में आपकी कहानी चलेगी कि कैसे मैं इसको कंस्ट्रक्ट करूँ। ठीक है, सवाल में डेंसिटी मेंशन कर रखा है, मोलरिटी सॉल्यूशन का मेंशन कर रखा है, और मोलर मास एसिटिक एसिड का, सॉल्यूट का मेंशन कर रखा है, और सॉल्वेंट का मास पूछा गया है। ठीक है, तो कैसे अप्रोच करेंगे अब देखिएगा, मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। मैं क्या करूंगा, मोलरिटी दे रखा है, मैंने मोलरिटी का वैल्यू लिख दिया। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए एसिटिक एसिड का मोलर मास भी दे रखा है, मोलरिटी भी दे रखा है, क्या मैं इससे अब मास निकाल पाऊंगा एसिटिक एसिड का? बिल्कुल मास निकाल पाऊंगा मैं। ठीक है ना, क्योंकि वो जो आपका वॉल्यूम वाला चल रहा था, वॉल्यूम तो 1000 ही था, तो सेम ही हो जाएगा। सो कुल मिला के मास बराबर आएगा मोलरिटी इंटू मोलर मास, तो ये आ गया मास किसका, एसिटिक एसिड का। अच्छा आपको मास निकालना है वाटर का, सॉल्यूट का मास मेरे को मिल गया, अब मैं क्या कर लेता हूं, पूरे सोल्यूशन का मास निकाल लेता हूं। सोल्यूशन का मास कैसे निकलेगा, सोल्यूशन का डेंसिटी दे रखा और इनटू वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम तो 1000 आ जाएगा, सोल्यूशन का डेंसिटी इनटू वॉल्यूम मैंने कर दिया, ये आ गया सोल्यूशन का मास। देखिए कितना आसान सा है, हमने क्या किया, पहले सोल्यूट का मास निकाल लिया, मोलरिटी इंटू मोलर मास, फिर हमने सोल्यूशन का मास निकाल लिया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और फिर इन दोनों को माइनस कर दिया तो सॉल्वेंट का मास बच गया। ठीक है, माइनस करके सॉल्वेंट का मास निकाल लिया, तो ये आ जाएगा सॉल्वेंट का मास 895। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अच्छा नेक्स्ट है आपके पास कि फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH सोल्यूशन विच हैज सेम मोलैरिटी एज दैट ऑफ सोल्यूशन ऑफ HCl हैविंग कॉन्सेंट्रेशन इतने। ठीक है, आपको एक की इंफॉर्मेशन पूछी और दूसरी की इंफॉर्मेशन दे रखी है, और एक सवाल में और हिंट दे रखा है कि दोनों की मोलैरिटीज आपस में बराबर होंगी। तो कुल मिला के हमें ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो HCl की दे रखी है, तो HCl पे इन्फॉर्मेशन अप्लाई करके NaCl के बारे में बातें पता करनी है। ठीक है, देखिए कैसे आप अप्रोच करेंगे इसको। अब सवाल में दे रखा है HCl का कॉन्सेंट्रेशन, अब देखिए HCl का कितना कॉन्सेंट्रेशन सवाल में दिया है, 0.04 ग्राम पर ml। इसका मतलब कि HCl का मास है 0.04 ग्राम, और कितने ml में, 1 ml में, पर ml में। ठीक है, जब भी ऐसी इंफॉर्मेशन मिले तो ध्यान में रखिएगा, इससे दो चीज़ें निकलती हैं, एक तो मास भी पता चल जाता है और दूसरा वॉल्यूम पता चलता है। जब भी कॉन्सेंट्रेशन दी हो तो उससे मास भी समझ में आता है, वॉल्यूम भी समझ में आता है, ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो मतलब सवाल में HCl मोलरिटी का फॉर्मूला आपको पता है, मोलरिटी किसके बराबर, गिवन मास बाय मोलर मास इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। ठीक है, अच्छा गिवन मास कितना आ गया, क्योंकि HCl की जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग 0.04, इसका मोलर कितना होता है 36.5 इंटू 1000 अपॉन पर ml की बात कर रहा है। ठीक है ना, सवाल में पर ml की बात कर रहा है, मैंने लिख दिया, ये मोलरिटी आ गया इतना। अब सवाल में ये भी बोल रखा है कि HCl का मोलरिटी और NaCl का मोलरिटी बराबर होगा। ठीक है, तो मैंने मोलरिटी निकाल लिया, यही मोलरिटी का वैल्यू NaOH के लिए भी होगा। अब आगे पूछ रखा है कि आप ये पता कीजिए कि कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा ये NaOH का। ठीक है, अब NaOH का मैंने मोलरिटी निकाल लिया, अब मुझे कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। ठीक है, तो किसके बराबर हो जाएगा, फिर से मैंने फॉर्मूला डाल दिया, सो मोलरिटी बराबर गिवन मास पे मोलर मास इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। ठीक है ना, आपको कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, कुल मिला के ग्राम्स पर ml में आपको निकालना है, क्योंकि उसी में ऊपर भी दे रखा था। ठीक है, अच्छा बताइए मोलरिटी का वैल्यू ये निकाल लीजिए, ये निकाल लीजिए, काम हो जाएगा। पर ml तो मेरे को ऑलरेडी पता है। ठीक है ना, तो कितना मास आएगा पर ml में वो आपको कॉन्सेंट्रेशन बता देगा। ठीक है, तो मोलरिटी कितना था, मोलरिटी ऊपर ही निकाल रखता, 1.0 पुट कर दिया मैंने। ठीक है ना, यहाँ से गिवन मास इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1000 से डिवाइड कर दूंगा, सो आंसर आ जाएगा 0.0438 ग्राम पर ml। ठीक है, अच्छा सवाल था, दोनों को कनेक्ट करके पूछ रखा था। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही होगा। अच्छा नेक्स्ट आपके पास है एक रिएक्शन दे रखा है, अब देख सकते हैं रिएक्शन दे रखा है सवाल में आपके पास। ठीक है ना, कहता है रिएक्शन को यूज़ किया जाता है ब्रोमीन की प्रिपरेशन करने के लिए। हाँ बिल्कुल, Br2 बन रहा है, सही बात है। कहते हैं सपोज वी हैव 50 ml ऑफ 0.06 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaBr, मतलब Br नेगेटिव, एंड व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.05 मोलर Cl2 इज नीडेड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद Br नेगेटिव। ठीक है, अच्छा कहीं ना कहीं वॉल्यूम निकालना है, तो बच्चे के दिमाग में बातें आएंगी, क्योंकि इक्वेशंस बच्चे ने पहले ही पढ़ रखी होती हैं। सवाल में सोचेगा कि वॉल्यूम भी दे रखा है और सवाल में मोलरिटी भी रखा है, तो कहीं ना कहीं M1V1 वाला दिमाग में आएगा बच्चे के कि M1V1 लगा लेता हूँ काम हो जाएगा, तो बिल्कुल सही लगा लीजिएगा। तो आप क्या करेंगे, सिंपली M1V1 इज इक्वल टू M2V2। अगर आप सिर्फ इतना ही इक्वेशन रखेंगे तो गलत हो जाएगा। अब गलत कैसे होगा, क्योंकि सर दोनों के मोल बराबर तो नहीं लग रहे हैं ना, ये Br नेगेटिव, एक Br नेगेटिव के 2 मोल और एक Cl का 1 मोल लग रहा है, तो इनके मोल तो सेम हुए नहीं। अगर सिर्फ ये इक्वेशन लगाया तो सवाल गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई N1 और यहाँ पे डिवाइडेड बाई N2 करना पड़ेगा, फिर जाके आपका आंसर सही आएगा, वरना आंसर गलत आएगा। ठीक है, सो जो इक्वेशन आपको पुट करना है वो है M1V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू M2V2 अपॉन N2, क्योंकि दोनों के मोल्स बराबर नहीं थे। ठीक है, फिर पुट करके सॉल्व कर लीजिए, मैंने ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है ना, आसान करने के लिए मैंने ऑलरेडी कर रखा है। देखिएगा M1V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू M2V2 अपॉन N2, पुट कर दिया, सबके वैल्यूज दे रखे हैं, V2 निकालना है तो V2 आप आसानी से निकाल सकते हैं, 30 ml आ जाएगा। ठीक है, सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 30 ml बी।
The next is find the mole fraction of CO2 in carbonated water that is bottled at a partial pressure of CO2 at 4 bar over a liquid at 25 डिग्री सेल्सियस. द हेनरी लॉ कांस्टेंट वैल्यू इज गिवन. ठीक है, आपको मोल फ्रैक्शन पता करना है, हेनरी लॉ कांस्टेंट का वैल्यू दे रखा है और पार्शियल प्रेशर भी दे रखा है, तो सिंपली हेनरी लॉ लगेगा. ठीक है, और आपको पता है हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग जो पार्शियल प्रेशर होगा वो के एच इंटू काई के बराबर होगा. आपको काई निकालना है तो प्रेशर अपॉन के एच कर दीजिए. सो प्रेशर अपॉन के एच कर देंगे, आंसर आ जाएगा. ठीक है ना, ये बहुत ईजी सा है. तो आपने कर दिया पार्शियल प्रेशर अपॉन के एच, पार्शियल प्रेशर भी दिया है, के एच किलो बार में दे रखा है, बस आपको बार में कन्वर्ट करना है, इतना सा यूनिट कन्वर्जन आपको करना है, ये कर लीजिएगा, आंसर आपके पास आ जाएगा. ठीक है, ये इजी सा सवाल है. नेक्स्ट इज द डेंसिटी इन ग्राम पर ml ऑफ 3.6 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन हैविंग 30% H2SO4 बाई मास विल बी. ठीक है, सवाल में क्या बोल रखा है, कहता है डेंसिटी डेंसिटी आपको निकालना है, मोलरिटी सवाल में दे रखा है, W बाई डब्ल्यू कुल मिला के वेट परसेंटेज सवाल में दे रखा है, बाई मास लिखा हुआ है तो मतलब वेट परसेंटेज दे रखा है, और मोलर मास भी दे रखा है. अब इसका मतलब कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों का कोई ना कोई रिलेशन होगा, आपस में कोई कनेक्शन होगा. दो एक लंबे तरीके से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन डायरेक्टली टू द पॉइंट अगर फॉर्मूला पुट करना चाहो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव में बेहतर है कि जितना शॉर्टली आंसर कर पाओ वो ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू कि लंबा मेथड लगाओ. ठीक है, तो इसके लिए आपको डायरेक्ट एक रिलेशन याद रखना पड़ेगा कि कैसे आप इनके बीच में रिलेशन निकाल सकते हो. तो रिलेशन आपका होगा रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी डेंसिटी एंड परसेंटेज, दैट इज W बाई डब्ल्यू वेट परसेंटेज. सो रिलेशन होगा मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन मोलर मास, इतना सा. ठीक है, यहाँ से डेंसिटी निकालना है, ऐसे रखूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों को डिवाइड में लेके. अब तो आसान है, अगर रिलेशन पता है बच्चे को, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, रिलेशन पता है तो इसलिए आप डेंसिटी निकाल सकते हैं. ठीक है ना, इस तरह से सवाल पहले बना नहीं है, बट ऑल दीज आर रिलेटेड, और हर बार आपको नए सवाल देखने को मिलेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है सब चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए. तो डेंसिटी का वैल्यू ये आ जाएगा फॉर्मूला पुट करने के बाद. ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10. बढ़िया सवाल है. ठीक है, आसान सा सवाल है. कितना एक्वस सोल्यूशन है बैरियम सल्फेट का, बैरियम फॉस्फेट का. ठीक है, 100% आयोनाइजेशन हो रहा है, मतलब आई का वैल्यू एन के बराबर आएगा, अंडरस्टूड है. डेल टी एफ अपॉन के एफ का वैल्यू भी दे रखा, आपको मोलैलिटी निकालना है. हाँ, तो आपको पता है फॉर्मूला क्या डलेगा, डेल टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम. अब टास्क सिर्फ क्या बच गया, तो टास्क सिर्फ इतना सा बच गया कि आई निकालना आना चाहिए. अब आई कैसे निकलेगा, आई तब निकलेगा जब बैरियम फॉस्फेट का फॉर्मूला पता हो. अगर बैरियम फॉस्फेट का फॉर्मूला नहीं पता है तो काम हो गया. अब ना भी पता हो तो फिर भी बच्चे को हिंट मिल जाएगा. कैसे, बैरियम सेकंड ग्रुप का है और फॉस्फेट के ऊपर -3 होता है, तो कहीं ना कहीं आप क्रिस क्रॉस करके बना सकते हैं फॉर्मूला. ठीक है ना, आई एम श्योर इतनी सी बात तो बच्चे को ऑलरेडी पता होती है. फिर आप क्या करेंगे, देखिए मैंने लिख रखा है, ये आ गया बैरियम फॉस्फेट, क्योंकि इसके ऊपर +2 होता है और इसके ऊपर -3 होता है, तो आपको क्या करना है, ये जो 3 इसके ऊपर दिख रहा है इसकी एटोमिसिटी में लगा लीजिए, और जो 2 इसके ऊपर दिख रहा है इसकी एटोमिसिटी में लगा लीजिए, बस काम हो जाएगा. यहाँ स्टाइशियोमेट्री में लगा लो तब भी काम हो जाएगा. तो कुल मिला के Ba3PO4 ट्वाइस, और फिर जब आप इनको आयनाइज करेंगे तो 3 मोल बनेंगे इसके और 2 मोल बनेंगे इसके. सो कुल मिला के टोटल नंबर ऑफ आयन्स बनेंगे 5. सो आई का वैल्यू आएगा 5, क्योंकि 100% आयनाइजेशन मेंशन है. जब आई का वैल्यू 5 आ गया फिर मैं पुट कर दूंगा डेल टी एफ अपॉन के एफ इज इक्वल टू आई इंटू एम. एम निकालना है, एम किसके बराबर, इसका वैल्यू दे रखा है, इस रेशो का वैल्यू दे रखा है 0.05 के बराबर. आई का वैल्यू 5 आ गया, एम यहाँ से इजिली निकल जाएगा 0.01 के बराबर. ठीक है ना, आसान सा फॉर्मूला बेस्ड चीज़ थी. अच्छा, नंबर 11 है, विच सोल्यूशन इज आइसोटोनिक विद 6% W बाई वी एक्वस सोल्यूशन ऑफ यूरिया. आइसोटोनिक का मतलब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होगा. ठीक है, अच्छा आइसोटोनिक पता करना है और 6% W बाई वी दे रखा है, कुल मिला के मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज इसका मेंशन कर रखा है, और साथ में यूरिया भी दे रखा है, तो मतलब यूरिया का मोलर मास तो मुझे पता हो जाएगा. ठीक है, और आई का वैल्यू भी मेंशन कर रखा है. यूरिया का पता आपको 1 नहीं होता है क्योंकि यूरिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, और NaCl का 2 होगा, ये भी अंडरस्टूड बात है. दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर कर लीजिए. अब क्योंकि दोनों के कॉन्सेंट्रेशन बराबर नहीं होंगे तो कुल मिला के जो इक्वेशन डलेगा वो होगा कि I1C1 इज इक्वल टू I2C2. सिंपली बाकी सारी चीज़ें तो कांस्टेंट ही होंगी, क्योंकि 298 केल्विन पे बात कर रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, आर का वैल्यू तो वैसे भी कांस्टेंट होता है, तो I1C1 इज इक्वल टू I2C2 कर लीजिए और पुट करके आंसर निकल जाएगा. ठीक है ना, ये देखिए कर रखा मैंने, π1 इज इक्वल टू π2 आइसोटोनिक तभी होगा. सो I1C1 इज इक्वल टू I2C2, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है. सो I1 ये यूरिया की इन्फॉर्मेशन, I1 किसके लिए, यूरिया के लिए, और ये किसके लिए, NaCl के लिए. ठीक है, अच्छा I1 I का वैल्यू कितना आ गया 1. C1 कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर, गिवन मास बाय मोलर मास इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम करना पड़ेगा आपको सिंपली. ठीक है, सो ये गिवन है, ये मोलर आ जाएगा, 1000 अपॉन 100 कर देंगे. अब ये 100 कहाँ से आया, ये वेट परसेंटेज जो सॉरी वेट बाई वॉल्यूम जो सवाल में मेंशन था परसेंटेज में था, तो ऑब्वियस है ये 100 आ जाएगा. ठीक है ना, रिपोर्ट कर लिया, C2 का वैल्यू निकाल लिया, C2 आ जाएगा 0.5 मोलर.
अच्छा सवाल है, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ सवाल है, लेकिन सवाल बहुत अच्छा है कि बच्चे को अप्रोच करना आना चाहिए। और ऐसे सवाल पहले भी बन चुके हैं, इस तरीके से ऑस्मोटिक प्रेशर पे सवाल बन चुके हैं, नई तरह का सवाल है, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 ये बोलता है कि आपने FeCl3 का रिएक्शन करवाया इसके साथ एक्वस सोल्यूशन में, तो ब्लू कलर बनेगा। अगर इन दोनों का रिएक्शन हो गया तो ब्लू कलर बनेगा, ठीक है। अच्छा, एक्वस FeCl3 एक साइड रखा हुआ है और दूसरी साइड हमने ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड रखा हुआ है, और दोनों को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से स्प्रेड कर रखा है। अब नीचे बोल रखा है कि कहता बताइए क्या चेंज आएगा। अब क्योंकि सर ये जो आपके पास दे रखे हैं, ये दोनों के दोनों सॉल्यूट हैं, और आपको पता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सिर्फ सॉल्वेंट को ही एलो करता है, सॉल्यूट को एलो करता नहीं है। तो ना ही ये यहाँ से यहाँ आएगा, ना ही ये यहाँ से यहाँ जाएगा। जब ऐसा नहीं होगा तो इनके बीच में रिएक्शन नहीं होगा, और जब रिएक्शन नहीं होगा तो कोई भी कलर नहीं आएगा। सो कुल मिला के कोई ब्लू कलर का फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगा, कोई रिएक्शन नहीं होने वाला, सिर्फ सॉल्वेंट ही फ्लो किया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। लॉजिकल सा सवाल था, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है कि आपको सॉल्युबिलिटी कर्व्स बताने, 4 आयोनिक सॉलिड्स दे रखे हैं, 4 आयोनिक सॉल्ट्स दे रखे हैं, आपको सॉल्युबिलिटी कर्व बताना है। और इन्फॉर्मेशन ये रखिए कि डेल एच ऑफ सोल्यूशन शुड बी लेस देन 0। सो लेस देन 0 का मतलब एक्सोथर्मिक है, एंड वी नो दैट फॉर आयोनिक सॉलिड्स इफ द रिएक्शन, इफ द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन इज एक्सोथर्मिक, देन एज पर Le Chatelier प्रिंसिपल बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी मस्ट डिक्रीज। ठीक है, ये बात आपको ऑलरेडी पता है कि अगर प्रोसेस ऑलरेडी एक्सोथर्मिक चल रहा है तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घटेगा एज पर Le Chatelier प्रिंसिपल। और घटना सिर्फ एक ही केस में आपको देखने को मिल रहा है, वो है ऑप्शन 4 में। यही ऑड वाला लग रहा है, बच्चे को ना भी पता होता तब भी टिक कर लेता, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज आपको मोलैरिटी निकालना है सोल्यूशन का। मोल दे रखे हैं NaCl के, और इतना ग्राम गिवन मास भी दे रखा है और डेंसिटी भी दे रखा है, ठीक है। आपको मोलैरिटी निकालना है, सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो कैसे निकालेंगे आप? तो ऑब्वियस सी बात है, डेंसिटी दे रखा है तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम निकालने के लिए यूज़ होगा, तभी तो हम कर सकते हैं, ठीक है ना। मोलैरिटी तभी तो निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 कैसे अप्रोच करेंगे? वॉल्यूम निकाल देंगे सोल्यूशन का। वॉल्यूम किसके बराबर? मास बटा डेंसिटी कर दिया, ये आ गया वॉल्यूम, लीटर में कन्वर्ट कर लिया। मोलैरिटी निकालना है, मोल दे रखे हैं तो मोल बटा वॉल्यूम कर दीजिए, आंसर हो गया। आसान सा है, बहुत ईजी सा सवाल है, ठीक है। बस कैलकुलेट ही करना, काम हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है कि वेपर प्रेशर एक एक्वस डाइल्यूट सोल्यूशन ग्लूकोज का दे रखा है 740 mmHg एट 373 केल्विन। आपको ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन निकालना है और वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे आप? ध्यान से देखिएगा, सवाल को समझिएगा। पहली बार तो बच्चे के दिमाग में आएगा नहीं कि मैं कैसे कर लूँ इसको, है बहुत आसान सा। आप सिंपली क्या करेंगे, आप RLVP लगा लीजिए। आपको पता PA0 माइनस PS अपॉन PA0 इज इक्वल टू काई बी। काई भी निकाल लो, काई भी निकाल लिया, काई ये हो गया। अब बच्चा ये सोचेगा सर सोल्यूशन का तो प्रेशर दे रखा है, तो मैं प्योर सॉल्वेंट का क्या लूँ? अब प्योर सॉल्वेंट, क्योंकि एक्वस सोल्यूशन है तो ऑब्वियस सी बात है, प्योर सॉल्वेंट का मतलब पानी की बात कर रहा है, और पानी की बात करेगा तो पानी का प्रेशर 180 हम कंसिडर करेंगे, लेकिन mmHg में 360 होता है। तो हाँ, वो इन्फॉर्मेशन तो मेरे को ऑलरेडी मिल गई, फिर तो मैं पुट कर सकता हूँ। मेरे को पता है काई बी इज इक्वल टू PA0 माइनस PS अपॉन PA0। PS कितना दे रखा है? 740। PA0 कितना आएगा सर? स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे वाटर का प्रेशर 373 केल्विन पे, कुल मिला के स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे कितना आ रहा है? 760 mmHg, जिसको 180 लिखते हैं आप, ठीक है। पुट कर दिया, काई भी मिल गया। जब काई भी मिल गया तो 1 में से ये माइनस कर देंगे तो काई ये भी तो मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट आएगा वो बी आएगा। नेक्स्ट इज की बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट एक मोलर एक्वस सोल्यूशन NaCl का कितना होगा? अब क्योंकि आपने एक इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है, NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है, इससे आई का वैल्यू 2 आ जाएगा। सो कुल मिला के आई का वैल्यू 2 आएगा तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा, और साथ साथ में डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट भी होगा। सो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा और फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा, जो स्टैंडर्ड है उससे कम हो जाएगा, ठीक है। सो बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन से ऊपर चला जाएगा। एक ही ऑप्शन था, इसी से हो जाता, ठीक है। लॉजिकल सा सवाल था। नेक्स्ट इज लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ड्यू टू नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन इज। लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछा हुआ है, ठीक है। आपको फिर से रोल लगाना पड़ेगा। देखिए कैसे निकाल, लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब, हम श्योर ये बात बच्चे को पता होती है कि आपको पता है PA0 माइनस PS इज लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अपॉन PA0 इज इक्वल टू काई बी, यही होगा। तो आप इस वाले को डेल पी माइनस या डेल पी कंसिडर करके चल लीजिए, या एक्स कंसिडर करके चल लीजिए, जैसा भी आपको याद रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालना है, तो इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ डेल पी, तो ये बराबर हो जाएगा काई बी इंटू PA0 के, सही है। काई बी इंटू PA0 का, अब PA0 बच्चा सोचेगा मेंशन तो कर नहीं रखा है, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूँगा, तो मेंशन नहीं कर रखा अगर PA0, तो PA0 को आप mmHg में कितना कंसिडर करेंगे? 760, ठीक है। 760 पुट करके सॉल्व कर लीजिए। देखिए कर रखा ऑलरेडी मैंने, ठीक है। दिस वे PA0 माइनस PS इज इक्वल टू काई बी पता है मेरे को। तो मैंने ये लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को डेल पी से कंसिडर कर लिया, और फिर डेल पी बराबर होगा PA0 इंटू काई बी के। सो PA0 इंटू काई बी के बराबर मैंने कर दिया। अब उसके बाद अपने को तो मोलैलिटी चाहिए,
सवाल में तो सॉरी, अपने को तो मोल फ्रैक्शन चाहिए, लेकिन सवाल में तो मोलैलिटी दे रखा है, सवाल में 1 मोलर लिखा हुआ है, देखिएगा सवाल में लिखा हुआ है कि 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन। अब इसका मतलब ये होगा कि मोलैलिटी से मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। इसके लिए आपको ये रिलेशन याद रखना पड़ेगा। अगर आप लंबा तरीका नहीं लगाना चाह रहे तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, दैट इज द रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। सो मोलैलिटी विल बी इक्वल टू 1000 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन काई ए, और काई ए को मैं 1 माइनस काई बी भी तो लिख सकता हूँ, तो 1 माइनस काई बी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये रिलेशन होगा। आपको ये रिलेशन याद रखना है, तो डायरेक्टली आप काई भी निकाल सकते हैं। मोलैलिटी से डायरेक्टली काई भी निकालना है, अगर मोल फ्रैक्शन निकालना तो रिलेशन लगा लीजिए, ठीक है। मैंने सारे वैल्यूज पुट कर लिए, सारे वैल्यूज को पुट करने के बाद आपका काई बी का वैल्यू ये आ गया, फिर काई बी के वैल्यू किधर पुट कर लूंगा, पी ए नॉट तो मेरे को पता है 760 हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बढ़िया सवाल था, ऑल्सो गुड क्वेश्चन, क्योंकि दो चीज़ें फाइंड आउट करनी थी आपको। सो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज द मास ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, मोलर मास जिसका दे रखा है, शुड बी डिजॉल्व इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80% विल बी। क्या पूछा है सवाल में, मास पूछा है, किसका मास पूछा है, नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट का। क्या चीज़ें दे रखी हैं सर, सवाल में दे रखा है कि वेपर प्रेशर 80% तक घट रहा है, ठीक है। मतलब कुल मिला के मैं जब वेपर प्रेशर 80% घट रहा है तो मैं मोल फ्रैक्शन निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। अब दो तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, या तो आप सिंपली RLVP लगा लीजिए, तो आपको पता पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू काई बी, ऐसे भी निकाल सकता हूँ। पी ए नॉट कितना आएगा, क्योंकि परसेंटेज में बात कर रहा हूँ तो 100 रखूंगा, माइनस पी एस कितना है, रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%, 80 पे मतलब 20 घटा हुआ है तो 80 रखूंगा, डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू काई बी। यहाँ से काई बी कितना मिल जाएगा मेरे को, 20/100, 20/100 इज 0.2, ठीक है। काई बी 0.2 मिलेगा तो काई ए कितना मिलेगा, 0.8 मिल जाएगा, ठीक है। मैंने काई ए निकाल दिया। जैसे काई ए मिल गया, अब आपको क्या करना था, आपको निकालना था इसका मास, तो ठीक है, मोल फ्रैक्शन निकल गया तो मास भी तो निकल जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन से मास कैसे निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन बराबर के जिस भी सॉल्यूट के मोल्स बटा टोटल मोल्स पुट कर देंगे तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए कर रखा मैंने, ठीक है ना। ये 0.8 ये हमने ऊपर ही निकाल लिए, 0.8 आए थे, ठीक है ना। उस तरीके से निकाल लो या इस तरीके से निकाल लो, रोड्स लगा के, दोनों में सेम ही आंसर तो सेम ही आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको पता मोल फ्रैक्शन किसके बराबर, मोल बटा टोटल मोल। सो मोल फ्रैक्शन बराबर मोल बटा टोटल मोल, सो इसके मोल डिवाइडेड बाई टोटल मोल कर दूंगा और यहाँ से आपको मास मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सोल्यूट का मास आप निकाल सकते हैं इजिली यहाँ से, ठीक है। The next is 2.5 लीटर NaCl सोल्यूशन कंटेन इतने मोल्स ऑफ सॉल्यूट, व्हाट इज द मोलैरिटी। ये टू द पॉइंट सवाल है, वॉल्यूम दे रखा है, मोल्स दे रखे हैं, मोलैरिटी निकालना है, मोल बटा वॉल्यूम कर देंगे, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी बहुत आसान सा है। अच्छा आगे बोल रखा है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट पहला दे रखा, पढ़िएगा स्टेटमेंट, ठीक है ना। करेक्ट स्टेटमेंट है, ऑस्मोसिस पे बेस्ड स्टेटमेंट है, ये करेक्ट है, आप एक बार पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये जो तीसरा स्टेटमेंट है ये गलत है। कहता है व्हेन ब्लड सेल इज प्लेस्ड इन अ वाटर कंटेनिंग लेस देन 0.9% MBV ऑफ NaCl। अब 0.9% MBV ऑफ NaCl एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, जिस एक पैरामीटर है जिससे हम ये पता करेंगे कि जो भी सोल्यूशन आपने बनाया है वो आइसोटोनिक था, हाइपरटोनिक था या हाइपोटोनिक था। सर अगर तो कॉन्सेंट्रेशन इससे कम हो तो हाइपो सोल्यूशन होगा आपका, इसके बराबर हो तो आइसोटोनिक होगा, और अगर इससे ज़्यादा हो तो हाइपरटोनिक होगा। अब आपने क्या कर रखा है, एक ब्लड सेल ले रखा है, और एक ब्लड सेल को मान लीजिए ये ब्लड सेल आपका RBC है, इसको आपने रखा हुआ है इस सोल्यूशन में। अब ये सोल्यूशन जो है लेस देन लिखा हुआ है, मतलब सोल्यूशन हाइपोटोनिक है, हाइपोटोनिक, तो फिर RBC के अंदर जो एनवायरनमेंट है वो कैसा हो जाएगा, हाइपर हो जाएगा। और एक बात जो ऑलरेडी पता होनी चाहिए बच्चे को वो ये है कि वाटर का फ्लो ऑस्मोसिस के टाइम पे हमेशा हाइपो से हाइपर होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा हाइपो से हाइपर। इसका मतलब कि जो एनवायरनमेंट जहां पे आपने ये रखा हुआ था, पानी RBC के अंदर आएगा, ब्लड सेल के अंदर आएगा, और ब्लड सेल टर्जिड हो जाएगा, स्वेल्व करेगा, ठीक है ना। लेकिन सवाल में क्या बोल रखा है, श्रिंक करेगा, इसका मतलब ये इन्फॉर्मेशन तो गलत है, क्योंकि यहाँ पे एंड ऑस्मोसिस होगा, एक्सोस्मोसिस नहीं होगा, तो सी वाला ऑप्शन इनकरेक्ट होगा, ठीक है। 21 नेक्स्ट कहता है एक्वस सोल्यूशन है जो फ्रीज करता है इतने पे, KF का वैल्यू दिया है, KB का वैल्यू दिया है, आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, ठीक है। सो कुल मिला के डेल TF दे रखा है, KF दे रखा है, KB दे रखा है, डेल T भी निकालना है। हाँ तो इजिली कर सकते हैं, दोनों का रिलेशन डाल दीजिए आपस में, क्योंकि मोलैरिटी दोनों में कॉमन होती है तो हम दोनों का एक कॉमन रिलेशन बना सकते हैं। तो अपने को पता है डेल TF इज इक्वल टू KF इंटू M। दो तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, या तो यहाँ से मोलैरिटी का वैल्यू निकाल के निचले वाले में पुट कर दीजिए, आंसर हो जाएगा, या तो फिर दोनों का एक रिलेशन बना लो, और दोनों का रिलेशन ये होता है कि मोलैरिटी कॉमन है तो डेल TP अपॉन डेल TF इज इक्वल टू KB अपॉन TF, ठीक है। तीन वैल्यूज दे रखे हैं, फोर्थ वाला निकालना है, पुट कर दीजिए, सॉल्व हो जाएगा, आसान सी बात है, ठीक है, कोई इतनी टफ बात नहीं है।
The next is 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ एक्वस सोल्यूशन, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन विल बी। ठीक है, बताइए, गिवन मास भी है, ग्लूकोज का मोलर मास 180 सबको पता है, या वॉल्यूम भी दे रखा है सोल्यूशन का, टेम्परेचर भी दे रखा है, सिंपली पाई वी इज इक्वल टू एनआरटी पुट कर लीजिए, सवाल हो गया। आपको पाई निकालना था, टू दी पॉइंट सवाल है, ठीक है ना, ए ऑप्शन आ जाएगा, तो हल्का सा है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर प्योर वाटर का इतना है, किलो पास्कल्स में दे रखा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी द वेपर प्रेशर फॉर 0.5 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज फॉर सेम टेम्परेचर। टेम्परेचर सेम रखा हुआ है, ऊपर पानी की बात कर रहा है, नीचे सुक्रोज की बात कर रहा है। अब अपने को पता है सुक्रोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये तो मुझे पता है कि सुक्रोज एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। और अगर आपने एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट लिया, इसका मतलब ये होगा कि वेपर प्रेशर घटेगा, दैट इज RLVP ना, वेरी सिंपल, रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर घटेगा, तो वाटर का था 39, इसका मतलब इसका 39 से कम आएगा। 39 से कम वाला एक ही ऑप्शन है, 37 है, जीरो नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि वाटर की वजह से कुछ ना कुछ तो होगा, घटेगा, बट वाटर तो वहीं पे है, सोल्यूशन बनाया आपने, तो 37 आ जाएगा, 37 किलो पास्कल, क्योंकि इसके अलावा कोई और आंसर नहीं था, लॉजिकल सा सवाल था, कोई न्यूमेरिकल बेस नहीं था। अच्छा, उसके बाद है 24, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन एट 0 डिग्री सेल्सियस इज इतने, ठीक है। व्हाट विल बी इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर एट इतने। कुल मिला के दो डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर्स, दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, तो आपको रिलेशन पता है, π1/π2 इज इक्वल टू T1/T2। दिस इज द रिलेशन, पुट कर लीजिए, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। हाँ, ठीक है, π1/π2 इज इक्वल टू T1/T2 पुट कर लीजिए, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें कॉन्स्टेंट, तो आंसर मिल जाएगा आपका इजीली, ठीक है। और ऑस्मोटिक प्रेशर पे PYQ में बहुत सारे सवाल पहले भी आ रखे हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है एक आइडियल सोल्यूशन है। इस आइडियल सोल्यूशन को हमने बना रखा है 3 मोल मिथाइल एल्कोहल को और 2 मोल इथाइल एल्कोहल के मिक्स करके, और उसके बाद इनके वेपर प्रेशर भी दे रखे हैं। तो आपको पूछा गया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथाइल एल्कोहल बताइए। बताइए, पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथाइल एल्कोहल किसके बराबर होगा। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथाइल एल्कोहल, पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथाइल एल्कोहल इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, दिस इज द फॉर्मूला, सही है ना। अच्छा, मोल फ्रैक्शन कितना आएगा, मोल्स दोनों के दे रखे हैं, तो मोल फ्रैक्शन तो मेरे को मिल जाएगा मिथाइल एल्कोहल के, दैट इज 3/5 आ जाएगा। और टोटल प्रेशर किससे निकालूंगा मैं, टोटल प्रेशर रोल्स लॉ से निकालूंगा। तो टोटल कैसे निकलेगा, पी टोटल इज इक्वल टू PA0 इंटू काई ए प्लस PB0 इंटू काई बी, ठीक है। सो ये फॉर्मूला पुट कर लीजिए, PA0 दे रखा है, PB0 भी दे रखा है, काई ए किसके बराबर होगा, टोटल मोल 5 है, तो काई ए आ गया 3/5, काई बी आ गया 2/5, पुट कर लीजिए, PT निकाल लीजिए, फिर PT को मोल फ्रैक्शन मिथाइल एल्कोहल के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए, ठीक है ना, इजी सा सवाल है, कोई टफ सवाल नहीं है ये। नेक्स्ट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.1 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ MgCl2 इज इतने, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है, मोलरिटी भी सवाल में मेंशन कर रखा है, टेम्परेचर भी मेंशन कर रखा है, और यहाँ से आई का वैल्यू मेरे को मिल जाएगा। व्हाट विल बी द परसेंट आयोनाइजेशन, ठीक है, हाँ निकाल सकते हैं हम। आप क्या करोगे, सबसे पहले आई का वैल्यू निकालोगे और फिर आई के वैल्यू से परसेंट आयोनाइजेशन निकाल दोगे, तो रिलेशन आपको पता है, ठीक है ना। देखिए कैसे आप इसको करेंगे, पहले ऑस्मोटिक प्रेशर का इक्वेशन पुट कर लीजिए, आपको पता है पाई इज इक्वल टू ICRT, यहाँ से आई किसके बराबर आएगा, π/CRT, वैल्यू सवाल में गिवन है, मैंने पुट कर लिया, ये वैल्यू आ गया आई का, ठीक है। अब आपको पता है डिसोसिएशन, परसेंट डिसोसिएशन और आई में एक रिलेशन होगा, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू I-1/n-1, ये आपको याद होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वेंट हॉफ फैक्टर और जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है उसमें एक रिलेशन होगा, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू I-1/n-1। अच्छा, दूसरा आयोनाइजेशन के साथ रिलेशन होता है, मैं देखो दोनों लिख लेता हूँ, और ये दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं याद रखने का तरीका भी बता देता हूँ। अच्छा, जब डिसोसिएशन की बात करोगे आप, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करोगे, तो अल्फा बराबर I-1/n-1, ऐसे ही याद रखना, इसको किसी और तरीके से रटना मत कि कहीं यहाँ से आई निकालना चाहो, इसको इधर उधर घुमा लो, इतना कंफ्यूजन बैठ जाएगा कि एग्जाम में एक भी याद नहीं आएगा। तो एक तरफ से याद रख लो, आई निकल जाएगा, मान लो अल्फा दिया और आई निकालना, तो फिर आप घुमा के निकाल सकते हैं, रिलेशन एक ही तरफ से याद रख लो, इसी को 4 इक्वेशन में पुट करके मत देखो। मतलब कोई बच्चा ऐसा करता है कि ये इक्वेशन है और इसी को तोड़ मोड़ के 4 इक्वेशंस में बना देता है, तो बाद में उसको एक भी याद नहीं आती है। एक रख लीजिए, बाद में तो आप बना ही लेंगे। अगर आई निकालना है तो सिंपल है, इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, -1 को इधर आके प्लस कर दूंगा, उसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन आप उसको रटेंगे तो ये भूल जाएगा, तो इसलिए ये वाली ध्यान में रख लीजिएगा। अच्छा, अगर आप डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन की बात करेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन की, और दूसरा मैं लिख लेता हूं डिसोसिएशन के टाइम पे, एसोसिएशन के टाइम पे। अब देखिए, एसोसिएशन में भी जनरली ये आपको ध्यान में रखनी पड़ती है, लेकिन बच्चों को याद नहीं आता कि एसोसिएशन के टाइम पे इक्वेशन क्या होगा। मैं इजी तरीका बता रहा हूं याद रखने का, कुछ नहीं कीजिएगा, ऊपर इसी को सेम ही लिखिए, अल्फा इज इक्वल टू, ऊपर वाले को उल्टा कर लो, मतलब I-1 था तो 1 - I लिख लो, तो मैंने लिख दिया 1 - I। नीचे वाले को सेम लिखो और ऊपर वाले को n से मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना काम कर लो, हो गया इक्वेशन, ठीक है ना। फिर इसी को डिफरेंट फॉर्म्स में बना के, आपको पता 1/n की फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है, बट उतना ज्यादा अपने आपको कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली इसको याद रख लीजिए ऊपर वाले को, और निचले वाला कैसा बनेगा सर, I-1 को उल्टा कर लो तो 1 - I आएगा, और जो नीचे n था वो बिल्कुल सेम रहेगा नीचे वाला,
बस ऊपर वाले को n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक एडिशनल पॉइंट ये आ जाएगा आपका। तो ये बन जाएंगे इक्वेशंस, अल्फा वर्सेस वेंट हॉफ फैक्टर एंड देन इन केस ऑफ एसोसिएशन वर्सेस वेंट हॉफ फैक्टर, 2 इक्वेशंस है। इनसे आपको बहुत हेल्प हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि इनसे सवाल तो ऑब्वियस है बनने हैं। फिर हमने क्या किया, फिर ये इक्वेशन डाल दिया, और इक्वेशन डालने के बाद आई का वैल्यू मुझे पता था, एन का वैल्यू कितना आएगा, सवाल में MgCl2 मेंशन था, MgCl2 का मतलब तोड़ूंगा तो 3 आयन बनेंगे ना, अंडरस्टूड है, MgCl2 था, तोड़ूंगा तो 3 आयन्स बनेंगे, तो एन का वैल्यू कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ आयन्स आ जाएंगे 3, ठीक है। सो एन का वैल्यू आ गया 3, पुट कर लिया मैंने, पुट करने के बाद अल्फा मिल गया इतना, परसेंटेज में मल्टीप्लाई बाय 100 कर तो मिल गया 49% हो गया, राइट। ओके, नेक्स्ट इज एक सर्टन सबस्टांस है ए जो टेट्रामराइज कर रहा है, ठीक है। तो बच्चे के दिमाग में बात आ गई, टेट्रामराइज कर रहा है मतलब कहीं ना कहीं एसोसिएशन की बात हो रही है, ठीक है। 80% टेट्रामराइज कर रहा है, मतलब जो आई का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 0.8, ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। उसके बाद बोल देता है, सॉरी आई का वैल्यू नहीं, ये जो परसेंटेज एसोसिएशन का वैल्यू है वो 0.8 आएगा। अच्छा, उसके बाद बोलता है कि सोल्यूशन ऑफ 2.5 ग्राम ए इन 100 ग्राम ऑफ वाटर लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट्स बाई इतने, द मोलर मास ऑफ ए इज, ठीक है। अब देखिए कितनी सारी कहानियां सवाल में दे रखी हैं, कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कीजिए सो दैट आप कर पाएं, सवाल को अप्रोच कर पाएं। देखिए सवाल एक्चुअली में इधर से आ गया, ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन कहीं और लगनी है, वो आप देखेंगे कहाँ पे लगनी है। कहता है सोल्यूशन है 2.5 ग्राम का, ठीक है, समझ गया हम, और वाटर इतने ग्राम है, मतलब सॉल्यूट का मास भी है, सॉल्वेंट का मास भी है, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट ये दे रखा है, आपको मोलर मास निकालना है, ठीक है ना। हाँ, डेल्टी एफ का इक्वेशन डलेगा, इतनी बात तो समझ में आ गई। तो बताइए डेल्टी एफ का इक्वेशन डाल दीजिए, गिवन चीज़ें लिख लीजिए, काम हो जाएगा। देखिए आपको पता है डेल्टी एफ किसके बराबर था, डेल्टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम, ठीक है ना, बात समझना ध्यान से। अच्छा, डेल्टी एफ का वैल्यू सवाल में दे रखा है, आपको निकालना क्या है, हमें निकालना है एम बी, ये बात निकालनी है, मोलर मास निकालना है, ठीक है ना, सवाल में मोलर मास ही निकालना है, ये मेंशन कर रखा है। हाँ, द मोलर मास ऑफ ए, ठीक है ना, तो आपको सॉल्वेंट का मोलर मास निकालना है, ए का मोलर मास निकालना है, ठीक है। तो इक्वेशन आपने देख लिया, ये इक्वेशन है, एम बी निकालना है, ठीक है, ये भी मैं निकालूंगा। अच्छा, क्या डब्ल्यू बी दिया, हाँ सर बिल्कुल डब्ल्यू बी दे रखा है। अच्छा, क्या डब्ल्यू दे रखा, बिल्कुल सब कुछ दे रखा है, जो नहीं दे रखा वो है आई, तो आई निकालना पड़ेगा। अब सवाल में आई कैसे निकलेगा सर, एसोसिएशन सवाल में मेंशन है, आई निकालना। अब मैंने फॉर्मूला ऊपर ही एक्सप्लेन किया था, दोबारा देख लीजिए। मैंने कहा था कि अल्फा बराबर होगा एसोसिएशन के केस में, ऊपर वाले को उल्टा कर लो और एन से मल्टीप्लाई कर लो, कुल मिला के एन इंटू 1 माइनस आई अपॉन एन माइनस 1, ठीक है, ये बन जाएगा। अच्छा, कितना अल्फा दे रखा है, 80%, मतलब 0.8। एन का वैल्यू कितना, अब जो सवाल में मेंशन है वो टेट्रामराइजेशन बोल रखा है, तो टेट्रामराइजेशन का मतलब एन का वैल्यू 4 आ जाएगा, ठीक है ना। टेट्रामराइजेशन मतलब चार से एक बन रहे हैं, टेट्रामर का मतलब ऐसा ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए और मिलके A4 बना रहे, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 4 टाइम्स ए और A4 बन रहा है, टेट्रामराइज कर रहे हैं, तो एन का वैल्यू 4 आ जाएगा, ठीक है। पुट कर दिया मैंने एन का वैल्यू 4, फिर पुट कर लिया आई का वैल्यू निकाल लिया, आई का वैल्यू आएगा 0.4, ठीक है। जब आई का वैल्यू मिल गया नीचे वाले में पुट कर लो, और फिर एम बी तो निकालना था, एम बी निकाल लिया, ये इक्वेशन पुट करके, ठीक है ना। अच्छा सवाल था, बढ़िया सवाल है, ऐसे सवाल एक्सपेक्टेड होते हैं, ऐसे सवाल आते भी हैं, पहले भी आए हैं, ठीक है। सो ये आगे आपके सोल्यूशन वाले, और IUPAC और ये वाले तो हमने ऑलरेडी देख लिए, ठीक है। सब खुद भी ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि जब अगले वाले से एक्सप्लेनेशन सुनता है बच्चा तो उसको इजी लगता है, बट जब खुद करने बैठता है तो कहीं ना कहीं बच्चे के अप्रोच में गड़बड़ होती है, और कहीं ना कहीं बच्चा लगता है कि नहीं मैं अप्रोच नहीं कर पाऊंगा। तो जो भी सवाल आप करेंगे, पहले जहाँ से भी आप देख रहे हैं खुद भी एनालाइज कीजिए, वीडियो को पॉज करके खुद भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, या जो कर लिए उसके बाद उनको बार बार खुद से रिवाइज कर लो, क्योंकि इसमें सारे के सारे फॉर्मूला रिवाइज हो जाते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।